टेस्ट सीरीज चल रही है ना, उससे संबंधित ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि लोकमान्य तिलक ने अपने किस समाचार पत्र में बिचौलिया किसान आंदोलन पर संपादकीय लेख लिखा था? तो उनका समाचार पत्र था मराठा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 1923 के वोल्शेविक समझौते के समय वेगू ठिकाने का राव कौन था? तो उस समय अगर ऑप्शनों के आधार पर चले तो वो थे आपके अनूप सिंह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जो 3 के निम्नलिखित कथन है ए और रीजन यानी कारण दे रखा है आर, तो विचारों पर कह सकते हैं विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। जैसे कथन ये है और कारण ये है। कथन ये कह रहा है कि 1931 में फौजी लंबादार के नेतृत्व में भरतपुर में किसान आंदोलन हुआ था। इसका रीजन ये दे रखा है कि भरतपुर राज्य में 1931 में नया भू बंदोबस्त लागू हुआ, जिससे लंबरदार एवं पटेलों की भू राजस्व वसूली में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। तो ओवरऑल ये कहेंगे कारण, और यानी जो आपका जो कथन था उसका कारण सही दे रखा है, यानी ये दोनों सही है। हम ये कहेंगे क्या कहेंगे कि ए और दोनों सही है, आर है वो ए का सही विश्लेषण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि न्यू चाड़ा हत्याकांड की जांच हेतु राजस्थान सेवा संघ द्वारा गठित जांच दल के सदस्य नहीं रहे थे इनमें से। तो आप देखें तो देखो लादूराम जोशी थे, हरिभाई किंकर थे, कलंत्री भी थे, लेकिन इनमें से संबंधित नहीं ये पूछा है, तो वो हो जाएगा माणिकलाल वर्मा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, डावी गांव में हुए किसान आंदोलन की सभा जो 1923 में हुई थी, ये कह रहा है गाना रज्जियो रे मर्दाओ नामक जोशीला गीत गाया गया था। किसके द्वारा गाया गया था? तो वो नानक जी भील है ना, उनके थ्रू गाया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6, 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का आयोजन कहाँ और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये पूछा है। तो अखिल भारतीय जाट की सभा पुष्कर में हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी आपके भरतपुर के महाराजा किशन सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि बीकानेर यानी जो बीकानेर किसान आंदोलन के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। अगर आप ऑप्शनों को देखें, जैसे राजगढ़ आंदोलन कुंभाराम आर्य से संबंधित था, और जो आपका उदराष्ट्र आंदोलन है ये देशराज से संबंधित नहीं था। ठीक है, यही गलत है बस। बाकी है गंग नहर आंदोलन दरबारा सिंह से, और जो आपका दुधवा खारा किसान आंदोलन है ये हनुमान सिंह से संबंधित है। जो संबंधित नहीं था वो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, मारवाड़ में दुधारू पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने का कार्य किस महाराजा ने किया था? तो उनके नाम आता है महाराजा का उम्मीद सिंह। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इन घटनाओं को काल क्रमानुसार यानी जैसे पहले कौन सी घटना फिर सेकंड पे थर्ड इस क्रम में सजाना है। जैसे आप इन ऑप्शनों को देखेंगे तो जयसिंहपुरा हत्याकांड जो जयपुर में हुआ था ये पहले आएगा। इसके बाद है आपका जो खूनी कांड हुआ था ये आएगा, फिर चंडावल पर लास्ट में आएगा डावरा हत्याकांड। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से आपको क्या करना है, सुमेलित करना है कौन किससे संबंधित है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक बार कूटों को देख लो, क्योंकि इनसे आसानी होगी। जो आप जानते हैं ना, जैसे माणिकलाल वर्मा जी अरजी से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, और आपके जैसे जय नारायण व्यास है ये आपके संघर्ष क्यों इससे संबंधित हो जाएंगे। ठाकुर देशराज है ये आपके संबंधित हो जाएंगे और राजनाथ संदेश से, सही है ना। ठीक है, और उसके अलावा जो कुंभाराम आर्य है फिर ये किसान यूनियन क्यों इससे संबंधित हो जाएंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा नेता सीकर किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? पन्नी सिंह थे, चितराम थे, रामनारायण चौधरी थे, लेकिन बलदेव मृदा है ये आपके सीकर के किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पुनर्गठित जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? तो ये संबंधित हुआ था आपके जमुनालाल बजाज के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एक सिरोही प्रजामंडल आंदोलन में भाग लेने वाली महिला नहीं है इनमें से, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये हो जाएगा विजया बेन बाहुसर, ये संबंधित नहीं थी। बाकी ये तीनों संबंधित, जैसे राम प्यारी बेन, ईचा बेन और रुक्मणी बेन। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 14वां है कि ये कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। जैसे बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित व्यक्ति जैसे मीगाराम होगा, मीगाराम वैद थे। बूंदी प्रजामंडल से संबंधित ऋषिदत्त मेहता थे। और आपके कोटा से पंडित नेहरू राम शर्मा। बांसवाड़ा प्रजामंडल से आपके मांगीलाल भव्य नहीं संबंधित हो गए। तो ऑप्शन नंबर यही गलत है, बाकी सभी सही थे। ये कह रहा है कि सुमेलित कीजिएगा, जैसे आपको एक तरफ प्रजामंडल उनकी स्थापना किन किन डेटों में हुई है तो वो बताइएगा। जैसे अगर आप इन्हें कूटों को देखिएगा साथ में, जिससे आपको मालूम है वो चीज़ लगा लीजिएगा और बाकी तो फिर मिल ही जाएंगे।
जैसे अगर हम देखें जैसे सापरा है तो ये हो जाएगा 1938 से संबंधित, बीकानेर हो जाएगा 1936 से, झालावाड़ हो जाएगा और 1946 से, और बाकी प्रतापगढ़ 1945 से। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि जयपुर में प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी के संस्थापक कौन थे। अगर आप इनमें से ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, जो चिरंजीवी लाल है ना, ये मिस्र पीछे नहीं लगता है, इनके अग्रवाल लगता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। सरस्वती बोहरा का संबंध किस प्रजामंडल से है। सरस्वती बोहरा ये आपके संबंधित हो जाएंगे आपके भरतपुर प्रजामंडल से। नेक्स्ट देखिएगा, मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ पर था, ये अजमेर में था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रजामंडल की स्थापना राजपूताना यानी राजपूतानी से बाहर जाकर के हुई, यानी उस जगह पर नहीं हुई, दूसरी जगह हुई थी, तो वो था बीकानेर। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सागरमल गोपा की हत्या कब की गई थी, 1940 में। नेक्स्ट देखिएगा, मेवाड़ प्रजामंडल के नियंत्रण पर अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो ये संबंधित हुआ था आपके उदयपुर में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो तासीमो या तसीमो कांड बोलते हैं 1941 में हुआ था, तो ये किस प्रजामंडल से संबंधित है, ये धौलपुर से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जयपुर राज्य का पहला मुकदमा जिसमें किसानों को या किसानों के हत्यारों की सजा हुई थी, तो ये जैव सिंहपुर हत्याकांड था। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जो है आपका 24 नंबर के झालावाड़ में राजनीतिक चेतना हेतु 1923 में मित्र मंडल की स्थापना किसने की थी, तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके बाल गोविंद। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिएगा और सही कोड बताइएगा। जैसे भोगीलाल पांड्या के प्रयासों से 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। सेकंड, ये डूंगरपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1940 में हुआ था। हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, ये दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। तो देखिएगा, जो 26 नंबर है, निम्नलिखित में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या में 10 की परिवर्तन दर का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है, तो 10 की नगर में पूछी है, तो ये संबंधित हो जाएगी फिर जैसलमेर। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों के समूह में साक्षरता 56% से कम रही है, तो वो कौन से जिले हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो उसमें नाम आएगा जालोर और प्रतापगढ़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो 28 नंबर क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है, यानी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो है बाड़मेर का। नेक्स्ट देखिएगा, बाल लिंगानुपात की गणना आमतौर पर की जाती है, हम ये कहते हैं 0 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं, ठीक है। और ये कह रहे हैं ना, आयु वर्ग में प्रति, यानी ये कह सकते हैं 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, यही होता है आपका बाल लिंगानुपात। नेक्स्ट देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान 35 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, तो जिसमें बड़े जिले मोस्टली आएंगे, जैसे कि आपका इसमें से अगर ऑप्शन चूज करें ये हो जाएगा अलवर, जोधपुर और जयपुर, इनमें ही 35 लाख से अधिक आबादी है। नेक्स्ट देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों के समूह में से सही जनसंख्या घनत्व का आरोही क्रम, यानी बढ़ता हुआ क्रम, जैसे अगर आप देखें तो सर्वाधिक तो जयपुर का है, फिर उससे कम भरतपुर का है, फिर उससे कम दौसा का, फिर अलवर का, यही सही क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देखो अलवर का, यानी अलवर से अधिक दौसा का, दौसा से अधिक आपके भरतपुर का, बस सबसे ज्यादा जयपुर का, इस क्रम में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में न्यूनतम जनसंख्या थी, अगर आप देखें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो हो जाएगा सिरोही। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित सही है, जैसे महिला साक्षरता का प्रतिशत 53.1 रहा था, ये गलत है। नगरीय जनसंख्या प्रतिशत 24.9, बच्चों का लिंगानुपात 888, ग्रामीण लिंगानुपात 933, ये 3 कथन सही है। BCD हमें यही पूछा था कौन से सही है, BCD ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, जैसे प्रतापगढ़ का बाल लिंगानुपात 933 रहा था, सही है। भीलवाड़ा का 928 रहा था, बांसवाड़ा का 934, इसमें से गलत हो जाएगा उदयपुर वाला, इसका शायद 924 था, 927 गलत है। नेक्स्ट देखिएगा, 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान राजस्थान की जनसंख्या घनत्व में कितना परिवर्तन आया,
2000 कह सकते हैं एक में था करीबन 165, और अब वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार 11 तक ये था 200 राजस्थान का। तो 65 से और 200 होने में 35 की वृद्धि हुई है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में क्रमशः कुल और ग्रामीण और शहरी साक्षरता प्रतिशत कितना है। पहले तो राजस्थान का कुल बताना है, फिर उसके बाद ग्रामीण का, फिर उसके बाद शहर का। अगर आप देखें तो ये ऑप्शन एक जैसे है, बस अंतर आ रहा है 78 का और 79 का। तो ये 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कुल साक्षरता आपकी जैसे कुल दे रखी है वो हो जाएगी 66.1, ग्रामीण हो जाएगी 61.4 और आपकी शहरी हो जाएगी 79.7। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जो आपका कह सकते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है कि एक तरफ तो आपको जिला और दूसरी तरफ 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता प्रतिशत बताना है। आप इन कूटों के आधार पर मिलाइएगा जो आप जानते हैं। जैसे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर आप ऑप्शनों के आधार पर चलें, सर्वाधिक किसकी होगी, कोटा की, तो ऑप्शन नंबर 4 का पहला हो जाएगा। सीकर की हो जाएगी 71.9, झुंझुनू की हो जाएगी आपकी झुंझुनू ये संबंधित हो जाएगी 74.1, जयपुर की हो जाएगी 75.5। पहली का हमने चौथा मिलाया था, एकमात्र ऑप्शन नंबर 4 में ही दे रखा है। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। जैसे 2011 में झुंझुनू जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता अंकित की गई है। देखना यहाँ पर पुरुष नहीं पूछी, यहाँ पर केवल ये पूछिए साक्षरता कितनी रही। चलो ये देख लेते हैं। ये कह रहा है झुंझुनू जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता अंकित की गई थी, ये बात सही है। 2011 में न्यूनतम महिला साक्षरता जालौर जिले की रही थी, ये भी सही है। 2011 में नागौर जिले में न्यूनतम शहरी साक्षरता अंकित की गई थी। 2011 में कोटा जिले में सर्वाधिक शहरी साक्षरता अंकित की गई थी। ठीक है, इसमें ऑप्शनों के आधार पर जाएं तो देखो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। होने को तो ये भी सही है, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को देख लेना। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि यानी किस जिले की, या कैसे, सॉरी ऐसे नहीं था कि किस शहर की साक्षरता सर्वाधिक रही थी राजस्थान में। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था, उसमें उदयपुर दे रखा था किसी में, या सेकंड ग्रेड में या किसी में क्वेश्चन पूछा था। तो आप एक बार कंफर्म कर लेना इसे, ठीक है, जो भी आपके पास नोट्स हों उनके थ्रू। ये बात तो तीनों सही है। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अगर आप देखें, जैसे गंगानगर में जिले की कुल जनसंख्या में जो आपकी अनुसूचित जाति है वो आपकी 36.58%, डूंगरपुर में 3.36% है, हनुमानगढ़ में 24.31 है और बांसवाड़ा में 4.40। ये दे रखे, तो आप बताइए इनमें से गलत कौन सा है। तो इसमें से हनुमानगढ़ वाला है ये गलत दे रखा है, 24.31 नहीं है अनुसूचित जाति का परसेंट। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है, बाकी सभी सही थे। 2011 के जनगणना के अनुसार है राजस्थान की कार्य सहभागिता दर कितनी रही है, तो ये संबंधित रही है 40.6% या 40.60% बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के ऐसे कौन से जिलों के समूह में जनसंख्या घनत्व है वो 100 से कम अंकित किया गया है। तो एक तो जैसलमेर का नाम आता है, फिर बाड़मेर, एक सेकंड रुकिए, ये होगा जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, ये वाले 3 जिले हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, जोधपुर गलत है यहाँ पे इस वजह से, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। यानी जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इन्हीं में जनसंख्या घनत्व है वो आपका 100 से कम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा है। जैसे 10 की वृद्धि दर राजस्थान की रही है 21.3 और ग्रामीण रही है 19% और नगरीय रही है आपकी 29%। इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले की जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक अंकों में वृद्धि दर्ज की गई थी, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका जयपुर। नेक्स्ट देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले के समूह में जिले की कुल आबादी में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम प्रतिशत रहा है। यानी 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या का क्रमशः बताना है, यानी अधिकतम और न्यूनतम। तो अधिकतम रही है आपकी कह सकते हैं जैसलमेर में और न्यूनतम रही है गंगानगर में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये कह रहा है SRS बुलेटिन सितंबर 2025 के अनुसार राजस्थान में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर ये क्रमशः कितनी है। शिशु मृत्यु दर की बात की जाती है तो वो आपकी 29 रही है, और जबकि मातृ
मृत्यु दर की बात की जाती है तो वो 86 रही है। तो ऑप्शन नंबर पर इसका एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में सीकावाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध गायकर कौन है? तो वो हो जाएंगे इनमें से अगर देखें तो गजानन वर्मा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 है। इसमें पूछा है कि जगा खिड़िया रचित वचनिका रतन सिंह बाईस दासोत की रचना यानी कि नामक रचना या कृति है किस शासक की वीरता का वर्णन करती है? तो ये करेगी, अगर आप ऑप्शन देखें सभी को ध्यान से, तो ये होगी रतलाम का राठौड़ रतन सिंह, इनसे संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, राजियारा सोरठा नामक संबोधन काव्य की रचनाकार कौन रहे? अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखें तो ये हो जाएगा आपका कृपाराम खिड़िया। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। राजस्थान कहानीकार के तौर पर किसकी रचना किसकी पहचान नहीं है? राजस्थानी कहानीकार के तौर पर किसकी पहचान नहीं है? अगर आप सही ऑप्शन की बात करें इसमें से संबंधित नहीं होगा, वो होगा कल्याण सिंह राजावत। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से एक तरफ रचना और लेखक कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है वो सोच करना है। अगर आप देखें उखारो दोरा यानी दोसा, ये लक्ष्मी कुमार चुंडावास से संबंधित है। बाकी है देश दर्पण है, ये शंकरदान सामोर से संबंधित है। ओडूरी ओलैया ये तेज सिंह जोधा से है। और मेवी रारुख ये आपके रामगढ़ अशोका से संबंधित नहीं है, तो यही गलत है, बाकी सभी सही थे। नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना के संबंध में निम्नलिखित में से विचार कीजिएगा। जो भी है इसमें से सत्कूट बताने। अगर आप ऑप्शनों को ध्यान से देखें, जैसे इस योजना का शुभारंभ है वो आपका 28 अप्रैल 2025 को जयपुर में हुआ था। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग इसका नोडल विभाग है, ये वाला गलत है। नेक्स्ट देखिए, इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए तक का चिकित्सा का व्यय उपलब्ध कराया जा रहा है। अब नहीं कहेंगे ए और सी ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से वर्तमान में राजस्थान सरकार फ्लैगशिप योजना कार्यक्रम है यानी संबंधित कौन कौन है? जैसे आपकी मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है, ये संबंधित है। मिशन हरियालो राजस्थान भी है। इसके अलावा और एक ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 ये संबंधित है। ये तो आपकी संबंधित है राजस्थान की फ्लैगशिप योजना, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 7 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फैटी लीवर रोग से बचाव उपचार रोकथाम हेतु कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? 7 अप्रैल 2025 को, ठीक है। ये फैटी लीवर रोग से संबंधित है, बेसल लीवर स्माइल। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के अंतर्गत रीको के आगामी औद्योगिक क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स सुविधाओं हेतु अधिकतम कितनी भूमि आरक्षित रखी जानी प्रस्तावित है? ये संबंधित हो जाएगी आपकी 10 एकड़ अथवा 10%। नेक्स्ट देखिएगा कि इस इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। इसमें कूट भी दे रखे हैं। तो आप डायरेक्टली याद रखें, इसका कूट नंबर 1 सही है। महिला रोजगार योग्यता संसाधन उपलब्ध करवाने में राजस्थान का देश में शीर्ष राज्य रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, तो इसका मतलब एक का मतलब ये वाला कूट ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान विधानसभा में 2025-26 हेतु गठित पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया है? तो वो नरेंद्र बुडानिया को किया गया है। सही है ना, नरेंद्र बुडानी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 21 अप्रैल को जयपुर में आयोजित लोक सेवा दिवस 2025 का समारोह के दौरान मेरा अस्पताल मेरी जिम्मेदारी नवाचार हेतु किस विभागीय या संस्था श्रेणी में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो वो किया गया है आपके इनमें से, अगर सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें, डॉक्टर विपिन माथुर। नेक्स्ट देखिएगा, 26-27 अप्रैल को एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज पेपर्स ऑफ इंडिया का 31वां राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था आपका जयपुर में। तो जयपुर में सभी दे रखा, लेकिन आपके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लखनऊ में आयोजित 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान के किस राज्य के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कांस्य पदक जीता था? तो ये जीता था महाराष्ट्र के साथ। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि अप्रैल 2025 में राजस्थान तीरंदाजी संघ का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? वो नियुक्त किया गया आपके जवाहर सिंह बेडम को। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 61 है। ये कह रहा है राम स्नेही संप्रदाय का पवित्र तीर्थ स्थल जहाँ पर फाल्गुन माह में पुल्लोल महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ये कहाँ है? यानी वही पूछ रहा कहाँ पर स्थित है, तो वो भीलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। असुमेलित युगों को पहचानिएगा, जैसे केवल माता का मंदिर है आपके किडरसिया
ये सही है। किडर सरिया डीडवाना कुचावनी, यानी हालांकि देखा जाए नागौर ही डायरेक्टली बोल सकते हैं, क्योंकि अभी नई जिलों के अगर पूछे ही नहीं जा रहे क्वेश्चन, फिर भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दादी माता, ये भी नागौर से। जो काछरिया नाथ मंदिर है ये किशनगढ़ अजमेर से है। और जो आपके रंगनाथ जी का मंदिर है ये मेड़ता नागौर नहीं, ये अजमेर से ही संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। जो हमें अशोक तो बता देना, ये गलत। नेक्स्ट देखिएगा, टोंक जिले में स्थित डिग्गी कल्याण जी का जो मंदिर है वो किसको समर्पित है? वो विष्णु जी को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर राम नंदी संप्रदाय की रसिक पीठ स्थित जिसमें राम और सीता के युगल की पूजा की जाती है? तो रेवासा सीकर, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लोकतीर्थ देवयानी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिएगा। इसमें से जो सही है वो चीज चूज कीजिएगा। जैसे यह सावर जयपुर में स्थित, इसे सब तीर्थों का मामा कहते हैं, ये वाला गलत है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इनकूट भी ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, धार्मिक स्थल और अवस्थिति, जैसे मदन मोहन मंदिर है ये आपके करौली में है। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है। और इनके अलावा गोकुल चंद जी का मंदिर है ये आपके भरतपुर में। और द्वारकाधीश जी का मंदिर है, 1 सेकंड रुकिएगा, द्वारकाधीश जी का मंदिर हो जाएगा फिर आपका, या 1 सेकंड रुकिएगा, ये गलती हमसे ही हो रही है, 1 सेकंड रुपये। जैसे हमने मदन मोहन मंदिर लगाया था करौली, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर, गोकुल चंद जी का मंदिर है ये संबंधित हो जाएगा आपके भरतपुर से। ठीक है, तो फिर द्वारकाधीश जी का मंदिर हो जाएगा आपके राजसमंद से। इस प्रकार है, तो देख लीजिएगा, मिलाकर पहले का तीसरा मिलाया था, पहले का तीसरा इन दोनों में है। इसके अलावा गोविंद देवी जी का जयपुर या नहीं, फिर इसके बाद है 1 नंबर, तो वो ऑप्शन नंबर 3 में ही दे रखा है। फिर गोकुल चंद जी का मंदिर भरतपुर और द्वारकाधीश राजसमंद, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 ही सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कह रहा है तरतई माता के नाम से प्रसिद्ध त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये उमराई में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जगदीश मंदिर उदयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये महाराणा जगत सिंह के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कन्नौट माता का मंदिर कहाँ है? ये आपके जैसलमेर में, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दिलवाड़ा के जैन मंदिर समूह में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो वो ऋषभ देव जी का मंदिर है, वो शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 30 सितंबर 2008 को राजस्थान के एक चामुंडा देवी मंदिर में भगदड़ के कारण सैकड़ों श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी। तो वो मंदिर राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? तो ये मेहरानगढ़ जोधपुर में। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। लटियाल जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये संबंधित हो जाएगा फलौदी। नेक्स्ट देखिएगा, भंड देवरा शिव मंदिर के संदर्भ में असत्य कथन बताइएगा। ये 12 जिले के रामगढ़ में स्थित है, सही बात है। ये राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का नहीं, ये आपके कह सकते हैं हाड़ौती का खजुराहो कहलाता है, यही गलत है। बाकी ये पंचायत शैली में निर्मित है। और इस मंदिर का निर्माण 10वीं सदी में आपकी जो मेदवंशी राजा रहे थे मलय वर्मा के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? ये आपके सवाई माधोपुर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह, ये आपके अजमेर में है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा जसनाथ जी के कर्मस्थली रहा था? तो वो कतरिया सर बीकानेर में रहा था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यदि किसी विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा में 120 सदस्य हैं तो उस समिति की साधारण सभा कोरम पूरा करने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या जरूरी होती है। वो कितनी उपस्थिति होनी चाहिए? तो वो संबंधित होनी चाहिए 30। सही है ना, 30 ही होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, समग्र शिक्षा के तहत निर्धारित लक्ष्य माध्यमिक स्तर की ड्रॉप आउट दर को फिल इन द ब्लैंक्स प्रतिशत से नीचे लाना है। तो प्राप्त करना SMDC का प्रमुख उद्देश्य क्या रहता है? तो ये रहता है करीबन 2.5% से कम, यानी 2.5% से प्रतिशत से नीचे लाना है। तो इस प्रकार कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि स्कूल विकास एवं प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति का पदेन सचिव कौन होता है? यानी पदेन सदस्य सचिव। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, प्रधानाचार्य द्वारा नामित मुख्य शिक्षक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि LDMC की विद्यालय शैक्षिक उप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये संबंधित हो जाएगी 8। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जो 81 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी की बैठक प्रतिमाह कब आयोजित की जाती है? तो ये अमावस्या को की जाती है। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति में महिला सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए आपकी 6। सही है ना, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगस्त 2025 को जारी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों में SMC की कार्यकारिणी समिति माता पिता के किस वर्ग के एक सदस्य को अनिवार्य रखने के निर्देश जारी किए गए हैं? तो ये संबंधित हो जाएंगे जो अलाभग्रस्त कह सकते हैं, अलाभग्रस्त समूह के बालक। अगर आप इनकी इंग्लिश देखें तो ये हो जाएंगे डिसएडवांटेज ग्रुप वाले बच्चे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देखिएगा, SMC के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
तो ये संबंधित हो जाएगा आपके करीबन 2 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एसएमसी की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष का कार्य नहीं होता है। अगर आप सभी ऑप्शनों को देखें तो बैठकर एजेंडा तैयार करना ये नहीं होगा, बाकी सभी संबंधित हो जाएंगे। 86 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। हम ये कहेंगे अगर वो 3 क्रमिक बैठकों में अनुपस्थित रहे तब। स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं एक को छोड़कर, यानी इनमें से किसी एक कथन ऐसा दे रखा है कि उसे छोड़कर बाकी स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं। ओवरऑल देखें तो हम ये कहेंगे शिक्षा मंत्री को छोड़ दें तो बाकी पूरे स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य रहेंगे। जैसे कि उसके रूम में पढ़ने वाले जो भी छात्र छात्रा होते हैं, उनके पेरेंट्स या अभिभावक, स्कूल में कार्यरत शिक्षक, स्थानीय प्राधिकारी बोर्ड से निर्वाचित व्यक्ति और स्थानीय प्राधिकारी के अन्य जो भी सभी निर्वाचित सदस्य उस गांव वार्ड में या जहां स्कूल स्थित है। तो केवल 3 को छोड़कर। नेक्स्ट देखिएगा 88 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य नहीं है। अगर आप सभी कथनों को देखें तो हम ये कहेंगे अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना, ये वाला संबंधित नहीं हुआ एसएमसी से, बाकी सभी संबंधित हो जाएंगे। राजस्थान के संदर्भ में एसएमसी जिसे कहते हैं हम, विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव कौन होता है, तो ये संबंधित होता है प्रधानाध्यापक या संस्था प्रधान। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है या सही नहीं है। अगर आप सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे, इसमें कूट तो नहीं दे रखे तो फिर इसका संबंध हो जाएगा कि जो सही नहीं है। इसमें से 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति को विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनके नामांकन और सुविधाओं को मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि होती है। तो ये तो तीनों पॉजिटिव थे, गलत तो हो जाएगा ये वाला। और वो क्यों हुआ है, ये कह रहा है नहीं, जबकि आवश्यकता होती है। अब तक जो क्वेश्चन किए थे कुछ इस प्रकार थे। अब तक हमने जैसे राजस्थान जीके प्लस करंट और उसके साथ है आपकी शैक्षिक प्रदर्शन, ये आपके साइकोलॉजी यानी एजुकेशन साइकोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं कितने 10, तो उनसे संबंधित देखिएगा। 91 नंबर क्वेश्चन बना है कि 25 वर्षीय लड़का जिसकी आयु है 16 और जिसकी IQ क्या होगी। आप जानते होंगे ये टर्मन का एक सूत्र हुआ करता था, IQ बराबर ME/CA। ME का मतलब होता है मानसिक आयु, जिसे मेंटल एज बोलते हैं। CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज, यानी जिसे शारीरिक आयु बोल सकते हैं। तो ओवरऑल देखें तो हमें क्या दे रखा, 25 वर्षीय लड़का है तो 25 नीचे आ जाए, क्योंकि CA का मतलब होता है शारीरिक आयु, तो ये 25 नीचे आ गई। और ये कह रहा है कि मानसिक आयु कितनी दे रखी, 16, ऊपर 16। अब एक चीज ध्यान रखना, इस सूत्र में मैंने 100 का गुणा नहीं किया था, इसमें 100 का गुणा होता है, ये टर्मन का सूत्र होता है, ठीक है, ये होता है। यानी ऐसे कह सकते थे कि IQ बराबर ME/CA मल्टीप्लाई 100 होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 100 रख दिया है, अब काट लीजिएगा, 25 से 100 कट जाएगी 4 और 4 का गुणा 16, 16 चौको 64, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बुद्धि एक जन्मजात सामान्य संज्ञानात्मक योग्यता होती है, ये आपका स्टेटमेंट किससे संबंधित है, ये आपके बर्थ एवं बर्थ से ही संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने निम्नलिखित बुद्धि प्रकारों का त्रिचापी का मतलब होता है टाइआर्किक थ्योरी, ये प्रतिपादन किया था। यानी आप रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को जानते होंगे, उन्होंने अपने सिद्धांत में 3 चीजों की बात की है। अब वो कौन कौन सी है देखो, अगर आप इंग्लिश के थ्रू जाओगे तो आसानी होगी, हालांकि मैं इसे छोटा कर दूं, चलो इसे ही देख लो। प्रैक्टिकल की बात की है, क्रिएटिविटी की बात की है, और कोई ऑप्शन है क्या, और एनालिटिकल की बात की है। बाकी ये 2 ऑप्शन थे ना ये वाले, जैसे सादृश्य मूलक, संवेगात्मक, अगर इनकी इंग्लिश देखेंगे ना तो जैसे एनालॉजी और इमोशनल, इनकी बात नहीं की है, क्रिएटिविटी, एनालिटिकल और प्रैक्टिकल। अब अगर इन्हें हिंदी में देखें तो क्रिएटिव सृजनात्मकता, एनालिटिकल मतलब विश्लेषणात्मक और प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक, तो इन्हीं की बात की ACE, तो ACE ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि बुद्धि योग्यताओं का समुच्चय है जिसके द्वारा व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, ये स्टेटमेंट किसका है, ये आपके संबंधित वेसलर से, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये कह रहा बुद्धि एक प्रकार जो साधारण तथा नर्तक, एथलीट, सर्जन यानी जिनमें बुद्धि पाई जाती है, बताइए किस प्रकार की होती है। किसमें, जैसे नर्तक नचने वाले या नाच करते हैं, एथलीट का मतलब जो भी आपके खेल से संबंधित हो वो सब एथलीट से ही आते हैं। बाकी सृजन मतलब जो चीर फाड़ करते हैं, तो ये सभी शरीर गति की बुद्धि होती है इनमें, ठीक है, यानी बॉडी काइनेस्थेटिक बोलते हैं इसे। एक सेकंड देखिएगा, इंग्लिश क्या दे रखी है इसकी, इसे डायनेमिक बोलिएगा या बॉडी काइनेस्थेटिक बोलिएगा, वो एक ही बात होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, संवेगात्मक बुद्धि का प्रत्यक्ष एवं प्रमुख तत्व क्या होता है। जब भी संवेगात्मक बुद्धि, आप गोलमेल का टेरियल गोलमेल था तो उसमें हम पढ़ते क्या, संवेगात्मक सजगता, संवेगात्मक नियंत्रणता, तो ये दोनों ही शब्द सही है, बाकी इनसे कोई मतलब नहीं है संवेगात्मक बुद्धि का, ठीक है। तो हम ये कहेंगे BOC ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा,
थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित है? आपने थर्स्टन और केली का समूह सिद्धांत पढ़ा होगा, जिसे ग्रुप फैक्टर थ्योरी कहते थे। तो आप उनमें कई तत्व दे रखे थे, जैसे प्राथमिक मानसिक क्षमता या पीएमए बोलते थे, उसमें शब्द चलते थे। जैसे अगर आप देखें, जैसे मैं इसमें और क्या देखा, देखे जैसे वोकेबलरी था, मेमोरी था और इंडक्टिव रीजनिंग थी। अगर देखेंगे उसमें, अगर वह उसमें कई शब्द दे रखे थे, लेकिन उसने निगमनात्मक की बात नहीं की है। तो ऊपर के 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि बुद्धि बहुकार सिद्धांत के अनुसार एक गुणधर्म जो किसी कुल एक स्तर पर या आने वाली परिस्थिति से है, जिन पर प्रतिक्रिया की जाती है, तो वो कहलाता है, उसे एरिया कहते हैं। बहुकारक यानी ये थॉर्नडाइक से संबंधित है। जब थॉर्नडाइक के सिद्धांत को आप बारीकी से पढ़ेंगे ना, उसमें कई चीजें दे रखी है, जैसे कि कोई किसी चीज को करता है, जैसे कि उसमें दे रखे हैं शब्द, आप खुद पढ़ के एक बार देख लेना, ये वहीं से पूछा है। यानी इस प्रकार की कोई प्रवृत्ति करता है तो ये क्षेत्र से संबंधित है, या डब्ल्यू जैसी कोई काम करता है तो फिर सृजनात्मक से संबंधित है, एच जैसी कुछ करता है तो उसका फिर डिनोट का जो अलग कर रखा है। तो ये चीजें मैंने पढ़ी है, तो उस आधार बता रहा हूँ, ये सिद्धांत के अंदर की चीजें। बाकी मोस्टली ये पूछा जाता है कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था, ये मोस्टली बन जाते हैं, लेकिन फिर भी ये अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, एक टर्बन मेरल स्केल के अनुसार कौन सा इसमें विकल्प असंगत है? यानी जो बुद्धि लब्धि पढ़ते हैं ना, जैसे कि 140 से ऊपर वाले होते हैं, वो होते हैं क्या, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, ये टर्बन निकालना। अगर आप देखिए उनकी सारणी, तो अगर आप इनमें ध्यान से देखें कि कौन सा आपको गलत लग रहा है, देखे तो हम ये कहेंगे टर्बन के अनुसार विशेषकर 140 से ऊपर वाले होते हैं वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, जबकि ये कह रहा है 130 से 39 तक होते हैं, तो ये वाला गलत है, और बाकी सभी सही थे। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि जो मेरल पामर ब्लॉक बिल्डिंग अशाब्दिक परीक्षण किया जाता है, तो वो किया जाता है जो 18 से 4 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, 18 माह से लेकर 4 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, उन पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, असुमिलित बताइए, जैसे बुद्धि का प्रथम परीक्षण 1905 में किया गया था, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बुद्धि का 1905 में बिने द्वारा। बुद्धि परीक्षण में प्रथम संशोधन 1906 में हुआ था, ये भी सही है। आईक्यू के संप्रत्यय की खोज है वो 1916 में हुई थी, गलत है। आईक्यू की खोज नहीं, आई ऐसे बोल सकते हैं, आईक्यू का जो सूत्र दिया गया था टर्बन के द्वारा, जैसे आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणा 100, ये वाला दिया गया था 1916 में, ना कि संप्रत्यय तो 1912 में दिया गया था, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि मानसिक आयु के संप्रत्यय की खोज 1908 में हुई थी। तो 3 नंबर गलत है, बाकी सभी सही थे। एक साक्षर व्यक्ति सक्षमता पूर्वक कौन से परीक्षण में भाग ले सकता है? वो शाब्दिक में भी ले सकता है, अशाब्दिक, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर यही क्वेश्चन होता है, एक निरक्षर यानी जो पढ़ा लिखा नहीं है व्यक्ति समझौता पूर्वक कौन से परीक्षण में भाग लेता, फिर वो अशाब्दिक के बारे में जाता है। इसमें ये अनपढ़े होते हैं ना लोग, उनके लिए होता है, और शाब्दिक होता है पढ़े लिखे, लेकिन पढ़ा लिखा फिर अशाब्दिक में भी काउंट कर लेंगे, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे शाब्दिक में काउंट नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार का बना के क्वेश्चन पूछा था, और ये दोनों प्रकार से बता दिया। साक्षर कहे तो दोनों काउंट करते हैं, अगर आप निरक्षर कहेगा फिर इसे केवल अशाब्दिक को काउंट करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, गोलबेल द्वारा व्याख्यायित समीकात्मक बुद्धि के भावार्थ को निम्न में से किस बुद्धि द्वारा समझाया गया है? यानी व्याख्यायित समीकात्मक का मतलब वो सामाजिक बुद्धि से संबंधित होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज के संबंध में असत्य कथन बताइएगा। ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी रीट में पूछा गया था 2021-22 की भर्ती में, ये पात्रता होती ना उसमें। तो ये आपका, जैसे इसे संस्कृति मुक्त परीक्षण कहते हैं, ये बात सही है। ये अमूर्त तारे की क्षमता का मापन करता है, ये भी सही है। इसमें बच्चे वयस्कों के लिए अलग अलग प्रारूप होते हैं, ये भी सही है। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 6 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक है गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत में सही प्रकोष्ठ समूह का चुनाव कीजिएगा जो एक आयाम से संबंधित है। आपने सीओपी तो पढ़ी होगी, सीओपी का मतलब होता है, जैसे 3 डायमेंशन थ्योरी पढ़ते हैं गिलफोर्ड की, तो उसमें सी का मतलब कंटेंट, ओ का मतलब ऑपरेशन, पी का मतलब प्रोडक्ट, और इनमें शब्द दे रखे हैं, समझ रहे हो ना। तो उन शब्दों को बताइएगा इनमें से कौन से किसी एक ही ग्रुप में संबंधित, जैसे सी है विषय वस्तु, तो इसमें कौन कौन से आएंगे, ओ में कौन कौन से आएंगे, पी में कौन कौन से, जो आपको मालूम है उसी के आधार पर आंसर दीजिएगा, ये पूछा है। तो इसमें जैसे संबंध है, पद्धति, रूपांतर, आशय, ये एक ही कह सकते हैं ग्रुप से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है 106 नंबर, एक व्यक्ति, ये मैथ के, इन मैथ के क्वेश्चन को डायरेक्ट हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। 106 नंबर क्वेश्चन, 107 नंबर, 8, 9, 10, 11 नहीं 11 तो साइंस का है, ये 5 क्वेश्चन पूछे गए, वो अभी लास्ट में रख लेंगे हम इन्हें। और 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ये कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए। जैसे कह रहा है पहला कथन, अपचयन की क्रिया के फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है, जिसे आप एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, सही है ना।
एटीपी यानी जो ऊर्जा का संचय होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया में, वो वाला। बाकी शरीर में गैसों का आदान प्रदान रक्त के थ्रू होता है, ये बात सही है। लेकिन जो एक नंबर है ना, ये गलत है। अपचयन की क्रिया के फलस्वरूप एटी का नहीं, अपचयन नहीं आएगा, ऑक्सीकरण के थ्रू है कह सकते क्रिया के फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है, तो ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो इसमें से हमें क्या बताना था, सत्यकुटो, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि उच्च वसित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत कितनी होती है, यानी जो आप सांस छोड़ते हैं तो आप बताइएगा उसमें कार्बन की कार्बन नहीं CO2 की मात्रा कितनी होती है, तो वो होती है ये 4.4% हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका अच्छा सही हो जाएगा। कीटों में श्वसनांग कार्य करने वाली संरचना कौन सी होती है, उसे वातक कहिएगा या श्वास प्रणाली, इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रैकिया, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये 2000 कह सकते 23 की भर्ती में यही पूछा था कि अवायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विघटन में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। अब ध्यान रखिएगा, जब भी अवायवीय श्वसन की बात होगी वहां पर दारू बनेगी, और दारू किस में दे रखी है, एक तो इस ऑप्शन में दे रखी है, एक इसमें दे रखी है। लेकिन एक ध्यान रखना, लैक्टिक एसिड तब बनेगा अवायवीय श्वसन में हमारे शरीर की बात हो रही है, मसल्स की, तब बनता है, जबकि इसमें तो मसल्स की बात ही नहीं हो रही है क्वेश्चन में। ये तो डायरेक्टली बोल रहा है कि अवायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विघटन से बनेगा ग्लूकोज, पायरुवेट अम्ल, फिर यहाँ से बनता है एथेनॉल और फिर CO2। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। रक्त का थक्का बन जाना, उसमें एक प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, ये कहलाता है, इसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हृदय की स्पंद की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में किसे उपयोग किया जाता है, जो डॉक्टर बच्चों के देखता है ना, वो से बोलते हैं स्टेथोस्कोप, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किन जीवों में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। परिसंचरण तंत्र का मतलब यह है, जो स्पंज और हाइड्रा होते हैं, इसमें आपका इसे सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं परिसंचरण तंत्र को। देखो ये कह रहा है सर्कुलर सिस्टम, ये आपके स्पंज और हाइड्रा में नहीं पाया जाता है, बाकी जीवों में यहाँ में जैसे मछली, छिपकली, सर्प, चीन में सभी में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा कि मूत्र का संगठन होता है या रासायनिक संगठन, ये किसी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब याद ध्यान रखिएगा कि 2 चीजें डाई होती हैं, बाकी फिर बचेगा 95 होगा, यानी 2.5% यूरिया होता है, 2.5% जो अन्य चीजें होंगी यूरिया के अलावा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा। शायद ये मैंने टेस्ट में करवाया था, शुरुआत की टेस्ट ये हुआ था 2.0 का, माइनर टेस्ट नंबर फर्स्ट, उसमें ऐसा क्वेश्चन था जिसमें मैंने सभी के बताए थे, जैसे पक्षी, छिपकली, सर्प, सभी के बारे में, तो ये यूरिक अम्ल से संबंधित हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पादपों में परिवहन के लिए कौन सा ऊतक पाया जाता है, चाहे वो जल की बात करें परिवहन की या भोजन की, तो जाइल फ्लोएम दोनों ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब यहाँ से स्टार्ट होंगे आपके टीचिंग मेथड के क्वेश्चन, और जो आपके टीचिंग मेथड के क्वेश्चन है 25 आएंगे, क्योंकि हर एक की अगर 25 क्यों 20 आएंगे, अच्छा क्योंकि आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 4-5 20, जैसे साइंस हो गई, मैथ हो गई, और आपकी इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई और SST, इनके आएंगे 4-4 करके 20 क्वेश्चन। तो देखिएगा 121 नंबर है कि निम्न में से दृश्य श्रव्य सामग्री शामिल नहीं है, तो इनमें से आप देकर लिखो आपको एक श्रव्य सामग्री हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। इनमें से प्रक्षेपी सामग्री का उदाहरण क्या हो जाएगा, अगर आप देखें ध्यान से तो जो चलचित्र होंगे ना, वो आपकी प्रक्षेपी सामग्री का उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, गणित शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री यानी दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री के उपयोग के दौरान कौन सा शिक्षण सूत्र तुलनात्मक दृष्टि से न्यून उपयुक्त है, यानी वो बहुत ही कम उपयोग किया जाता है। जैसे बहुसंवेदी अनुभव ये तो किए जाएंगे, सरल से कर सकते, ज्ञात से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आप अनिश्चित से निश्चित की ओर जाना, ये वाला कम या तुलनात्मक रूप से तो कह सकते हैं उपयुक्त नहीं है इतना। ये क्वेश्चन पूछ रहा है उस आधार पर, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। शिक्षण सहायक सामग्री में प्रयोग सिद्धांत नहीं है इनमें से, तो आप पढ़ते होंगे इन चीजों के, जैसे प्रेरणा का चयन, कानुक्रिया इनका होता है, लेकिन व्यापकता से कोई संबंध नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण और अधिगम सामग्री की उपादेयता से संबंधित नहीं है, जैसे प्रत्यक्ष अनुभव का अच्छा विकल्प, और शिक्षण के मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायक, विषय वस्तु की स्पष्टता, कच्चा वातावरण जीवंत एवं सक्रिय बना। अगर हमें ये पूछा है कि उपादेयता संबंधित नहीं है किसमें, शिक्षण अधिगम सामग्री में, तो वो हो जाएगी शिक्षण के मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायक होना, तो ये उपादेयता नहीं है, यानी इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सिरोपरि प्रक्षेपी जिसे OHP बोलते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर, क्या करता है, हम ये कहेंगे जीवंत लाइव वीडियो दिखाता है, और ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जब एक शिक्षक है समय अवधि में लगातार बदलते आंकड़ों का प्रदर्शन करना चाहता है, तो उसके द्वारा किस प्रकार के आरेख का
उपयोग किया जाएगा, उसे बोलते हैं लाइन ग्राफ यानी रेखा आरेख। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। एडगर डेल के अनुसार एनसीईआरटी द्वारा संशोधित शंकु के अनुसार सबसे कम प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी होगी? जो इस त्रिकोण से आपने पढ़ा होगा, ये इसके जो ऊपर की चीजें होगी तो वही होगी जो आपकी सबसे कम प्रभावशाली होगी। अगर आप अवसरों के आधार पर चले तो वो हो जाएगी रीडिंग, यानी जो भी आप पठन करते हैं वो सबसे कम प्रभावशाली शिक्षण सामग्री मानी जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, अगर आपको दिखाई दे रहा नहीं दे रहा हो तो क्या करें, अब मैं बोल के बता देता हूँ। ये कह रहा है श्रव्य दृश्य सामग्री वह संवेदी पदार्थ या वस्तु है जो अधिगम को प्रारंभ एवं प्रेरित करती है, उसे पुनर्बलन प्रदान करती है। तो उपयुक्त कथन किससे है? अब ये देख लेना आप, ये संबंधित हो जाएगा आपके अब इसमें एक तो नाम भी नहीं पता पड़ रहा है सही, फिर भी याद रख लेना अगर मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर। ये स्टेटमेंट से संबंधित हो जाएगा, बर्टन दे रखा है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट देखिएगा कि कौन सी दृश्य सामग्री का उदाहरण नहीं है? वास्तविक वस्तु, प्रतिरूप, चित्र, टेप रिकॉर्डर नहीं हो क्योंकि श्रव्य में आता है। नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षण सामग्री तैयार करते समय एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या बात ध्यान रखनी चाहिए? उपयोगिता क्या है, सरलता और लागत क्या है, सटीकता, छात्रों की मानसिक योग्यता, सभी चीज आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि हार्डवेयर तकनीक सम्मिलित करेंगे, इनमें से कौन सी होगी हार्डवेयर? तो ये हो जाएगी आपकी प्रोजेक्टर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि गैर दृश्य यानी अप्रक्षेपित तकनीकी संसाधन भी होते हैं जिन्हें हम स्क्रीन पर दिखाया ना जा सके, जिन्हें पर्दे या स्क्रीन पर। नेक्स्ट 134 है कि कक्षा शिक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले बोर्डों में सबसे आधुनिक बोर्ड कौन सा है? अगर आप इनमें सभी को देखें ना तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जो स्मार्ट बोर्ड होता है ना वही आधुनिक बोर्ड माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षण निम्न में से किसके उपयोग से अधिगम के सभी उद्देश्य यथा जैसे संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक प्राप्ति की जा सकती है? अगर आप इन ऑप्शनों के आधार पर जाए तो वो भाषा प्रयोगशाला हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस दिखाने के लिए किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे आप 3 डायमेंशनल बोलते हैं। जैसे XYZ अक्ष लिए जाते हैं तो उसे त्रिआयामी चित्र कहेंगे। इसमें कह रहा है ना, किसी वस्तु के अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से या तो यथार्थ यानी वास्तविक या ठोस के दिखाने के लिए त्रिआयामी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ऑडियो विजुअल का चयन करते समय वस्तुओं की आवश्यकता के अनुसार किया जाना चाहिए। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे सीखने की संरचना और सीखने का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। निम्न में से छात्रों द्वारा निर्मित वस्तुओं को एक और शीशे से लगे लकड़ी या गत्ते के डिब्बे में सजा दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डायरोमा। ये अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह उपकरण जिसका उपयोग प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए संख्या ज्ञान हेतु किया जाता है? ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है जिसे अवेकस कहते हैं। नेक्स्ट है कि विज्ञान प्रयोगशाला का आकार निर्धारित करते समय निम्नलिखित में से किस कारक को ध्यान में रखा जाना चाहिए? तो वो रखा जाना चाहिए एक समय में कार्य करने वाले अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या को। 106 मैथ से संबंधित, एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 रुपये बेचने पर उसे 10% की हानि होती है, तदनुसार उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु की किस कीमत में बेचना चाहिए? आप एक चीज जानते होंगे, अगर हम परसेंट बेस पे करें इस क्वेश्चन को, जैसे 10% की हानि हुई है यानी परसेंट को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कटेगी तो 1/10 आ गया। यानी हम ये कहेंगे CP मान लेते हैं हम 10 है, यानी जो क्रय मूल्य है वो इस पे 1% कह सकते हैं, 1 की हानि हो रही, परसेंट नहीं 1 की हानि हो रही है 10 पर 1, यानी CP मतलब क्रय मूल्य 10 है। अगर इस पे 1 की हानि हो रही है इसका मतलब वस्तु बेची कितने की होगी? 9 की। समझ रहे हो ना? यानी क्वेश्चन को करने का ये तरीका है कि परसेंट बेस पे ऐसे भी कर सकते हैं। ये कह रहा था 180 रुपये बेचने में 10% की हानि होती है, यानी कोई 10 रुपये की चीज थी वो आपने 9 में बेच दी, यानी 1 रुपये की हानि हो गई। लेकिन ये कह रहा है कि 180 रुपये की हानि होगी, तो ये 9 बराबर 180 बट्टी में आ जाएगी 9। अब हमने खरीदी कितने की थी? 10 की। इसे गुणा करेंगे तो ओवरऑल कहें हमें CP मालूम पड़ गया, कितना आया? 200 रुपये। ये ओरिजिनल है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसे 10% लाभ प्राप्त करने पर यानी विक्रय मूल्य बताना है, यानी 200 रुपये की कोई चीज थी, अब इसको 110% बटे 100 इसलिए कर रहे हैं कि ये 10% के लाभ पर बेच रहे हैं आप। तो 2 जीरो से 2 जीरो
11 का गुणा 2 से करेंगे तो 22 और 0 थी। तो इस प्रकार ये आपकी एसपी निकल के आया है ये वाला। यानी यही तो पूछा था हमें कि 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत में बेचना चाहिए, तो हम ये कहेंगे उसे 220 रुपये बेचना चाहिए। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि 12 पेनों का लागत मूल्य है वो 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये आप ही जानते होंगे। लागत मूल्य मतलब सीपी यानी जो क्रय मूल्य है, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है। इसका मतलब होता है ये तो 8 सीपी है, एसपी 12 है। इसका ओवरऑल कहे तो सीपी अगर 8 आ गया आपका, एसपी अगर 12 आ गया, तो हम ये कहेंगे कि 8 रुपए की चीज़ है आपने 12 में बेची, कितने का लाभ हुआ? 4 का। किस पर होता है ये लाभ? क्रय मूल्य पर, गुणा 100 कर दीजिएगा। तो 4 से ही कटेगा 2 बार, 2 से ये कटेगी 150, यानी ओवरऑल का 50% का उसे लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा कि सलीम के 5750 रुपये मूल्य की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण उसे 4500 रुपये में बेचना पड़ा, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। उसे खरीदी कितने में? 5750 में, और बेची कितने में? 5600 रुपये में बेचना पड़ा। तो उसे हानि कितनी हुई थी? ये तो सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। अब हानि कितनी होगी वो आपको क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाना होगा। यानी 5750 में से अगर आप 4500 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0, 5, 2, 1, यानी 1250। ये हानि आई। हानि हो या लाभ हो सभी क्रय मूल्य पर होते। क्रय मूल्य दे रखा है 5750, गुणा करेंगे आप 100। आप देख लेना काट पीट का करके, ये आएगा 21.74%, यानी 21.74 बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 109 है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% की हानि पर बेची, यदि उसे वो 200 रुपये ज्यादा में बेचा जाता तो उसे 5% का लाभ मिलता। उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? देखो डायरेक्टली ट्रिक बता रहा हूँ, एक में हानि और एक में लाभ हो, दोनों को जोड़कर डायरेक्ट भाग दे दीजिएगा। यानी 20 और 5 होते हैं 25% बराबर है, दे रखा है आपका 200, 1% बराबर हो जाएगा 200/25। हमें लागत मूल्य पूछा है तो हम उसे 100 ही मान के चलते हैं। तो 25 से काटेंगे 4 और 4 का गुणा करेंगे 200 से तो 800। लागत मूल्य उसका पूछा है तो 800 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो उसका क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन नंबर हमने पहला किया था ना, ये वाला तो कुछ इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो करेंगे कैसे, इसे देख लीजिएगा। एक्चुअली में क्या उस प्रकार का ये क्वेश्चन है नहीं, ये बराबर वाला क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हम ये करेंगे, सीपी इंटू 60% बराबर, ये कह रहा है कि एसपी इंटू 50%। कुछ इस प्रकार की तो भाषा दे रखी थी, किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। ये ऐसा ही तो है। देखो परसेंट से परसेंट कट जाएगी, 0 से 0। अब ये हो जाएगा कि सीपी बराबर हो जाएगा 5 और एसपी बराबर हो जाएगा 6। आप जानते होंगे इस तरीके को, सीपी बराबर 5 और एसपी बराबर 6। देखिएगा 5 रुपए की चीज 6 में बेची, कितने का लाभ होगा? 1 का, कितने पर? 5 पर, गुणा 100, यानी ओवरऑल कहें तो हम 20% का लाभ हुआ उसे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि अब यहाँ से आगे इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आगे मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। ये कह रहा है फिर इन द ब्लैंक विजडम ऑफ सोलोमन वाज एडमायर बाई ऑल। इसमें अगर आर्टिकल की बात की जाए तो इसमें द आर्टिकल आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ही वाज द इलेक्टेड फिल इन द ब्लैंक चेयरमैन ऑफ द कमेटी। तो अगर आप इनमें से आर्टिकल भरना चाहोगे तो चेयरमैन, तो ये हो जाएगा, इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ही इज द शेक्सपियर ऑफ द अवर कॉलेज। अब जानते होंगे एक चीज कि जो आपका जो शेक्सपियर होता है वो मोस्टली उसके आगे द आर्टिकल आ जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, इट्स, तो इसमें एन ही आएगा क्योंकि ओवर बोलते हैं इसे, हावर नहीं बोलते, ओवर, तो इस प्रकार एन आ जाएगा, एन आवर। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट सो एडिंग फ्यूल टू द फायर। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ए पर्सन स्प्रेड रूमर्स ड्यूरिंग एनदर ऑनगोइंग डिस्प्यूट, या डिस्प्यूट बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, द इडियम बतानी है इसका, ये इडियम दे रखी है कि क्रीम ऑफ द क्रॉप मीन्स क्या होता है। इसका मतलब होता है कि द बेस्ट ऑफ, या बेस्ट कह सकते हैं, या फिर आप फिनेस्ट इन ए ग्रुप। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है क्या? ये दे रखे हैं, चूज द करेक्ट यूज ऑफ द एल्बो ग्रीस इन ए सेंटेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यू विल नीड सम एल्बो ग्रीस टू क्लीन दैट रस्टी बाइक।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विच सेंटेंस यूजेज अल्मा बेटर करेक्टली, तो ये संबंधित हो जाएगा कि ही वेंट बैक टू हिज अल्मा मेटर टू टीच। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूशन द गिवन फ्रेज। एक आपको फ्रेज दे रखी है, इसका एक सब्स्टिट्यूशन बताना है। जैसे ए पर्सन हु इज वेरी सिंपल एंड इजीली बिलीव्स वॉट एवर इज टोल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो सामान्य तौर पर यानी जो बहुत ही आसानी से विश्वास कर लेता है जो भी उसे बताए, तो उसे क्या कहेंगे। और इनमें से अगर देखा जाए ऑप्शनों के आधार पर उसे बोल देंगे क्रेडुलस, ये क्रेडुलस बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, डिप्लोमेसी रेफर टू, तो इसका अगर हम देखें तो ये हो जाएगी द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपुल इन ए सेंसिटिव एंड टैक्टफुल वे। किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं, और ये मैंने क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम पर सेंड कर रखा है। जिनको खुद से करना है तो वो खुद से भी डाउनलोड करके खुद से भी कर सकते हैं, और इसके आंसर की भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आप वीडियो के थ्रू देखना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था, तो आप ही जानते हो अंतिम चरण था उसी में 1956 में ये सम्मिलित किया गया था अजमेर मेरवाड़ा। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। जैसे 1846 में बांसवाड़ा के भीलों ने विद्रोह किया, और सेकंड कथन था बांसवाड़ा राज्य ने अपने वकील कोठारी केसरी की सहायता से 1850 ईस्वी के अंत तक इस विद्रोह को कुचल कर दिया था। तो ओवरऑल देखें दोनों ही कथन सही हैं, तो इसका कोट नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो इन ऑप्शनों के आधार पर देखें तो वो मारवाड़ रियासत सबसे बड़ी मानी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, गोविंद गिरी के नेतृत्व वाले भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार कब हुआ था। अगर आप देखें तो वो हुआ था 1913 में, तो 3 कथनों में, लेकिन वो नवंबर में हुआ तो इन दोनों में से, तो लेकिन ऑप्शन नंबर 1 सही है, 17 नवंबर 1913 को। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे, ये कोल्यारी गांव के थे। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन था, भारत संघ में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के अंतिम शासक कौन थे, तो ये धौलपुर रियासत थी, यानी कह सकते हैं जो आपके धौलपुर के राजा थे उदयवान सिंह, तो यही थे अंत में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1945 में मीणा सुधार समिति का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, ये किया गया था सीकर, लेकिन नीम के थाना में न करके इसे श्री माधोपुर में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की अध्यक्षता में की गई थी, किसकी अध्यक्षता में, तो बलवंत सिंह मेहता है मेवाड़ की जो भी अध्यक्षता करने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में लोकमान्य तिलक ने बिजौलिया आंदोलन संबंधी प्रस्ताव रखा था, तो वो रखा था अमृतसर अधिवेशन में। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, 1921 की चांदखेड़ी की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है, तो ये आपकी संबंधित हो जाएगी बेगू किसान आंदोलन से। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। अगर आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप इंग्लिश देख लीजिएगा, नहीं तो अदरवाइज मैं बता दूं जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो वो जोधपुर में की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। राजस्थान के मेव किसान आंदोलन से संबंधित नेता है, तो ये सभी है, यासीन खान हो या मोहम्मद हादी हो या गुलाम बीक नारंग हो या आपके अजुद्दीन बिलगामी हो, ये सभी संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। गंगनहर क्षेत्र में किसान आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था, तो वहां पे आवियाना काल लगा हुआ था, उसका एक रीजन माना जाता है, ठीक है, किसान आंदोलन का। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें आपको सुमेलित करने, एक तरफ तो व्यक्ति है और व्यक्ति किस संगठन से जुड़ा हुआ है, तो उसी प्रकार आपको मिलान करना है। अगर आप देखें जैसे ठाकुर देशराज है, तो ये किसान जमींदार सभा से संबंधित थे। बाकी मंगल सिंह कछावा है, ये मारवाड़ किसान सभा से जुड़े हुए थे। दरबारा सिंह है, ये आपके संबंधित हो जाएंगे जमींदार एसोसिएशन से। गोकुल धागड़ है, ये पूर्वी मेवाड़ परिषद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु किस प्रजामंडल के नेता थे, तो ये संबंधित थे आपके धौलपुर प्रजामंडल के। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है ख्याम याद हत्याकांड 1940 का संबंध किस किसान आंदोलन से रहा है, ये संबंधित हो जाएगा मारवाड़ किसान आंदोलन से। गोविंद गिरी ने 1910 में पालपट्टा में समझौता किया, तो पालपट्टा का संबंध है किससे है, ये संबंधित था ईडर से। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्नांकित में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य था वो बताइए, जैसे कि उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, मौलिक व राजनीतिक अधिकार को प्राप्त करना और ब्रिटिश राज्य का अंत करना। लेकिन हमें प्रमुख उद्देश्य बताने हैं जो सही है, तो इसमें से हो जाएगा 1 और 2, यानी ये और ये। तो ऑप्शन नंबर 4 सही कूट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जेंटलमैन एग्रीमेंट किनके मध्य में हुआ था। अगर आप देखें तो एक तो हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल,
के मध्य में हुआ था, तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, बूंदी राज्य लोक परिषद के प्रथम अध्यक्ष बने थे, तो ये संबंधित हो जाएंगे हरिमोहन माथुर, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, वो कुछ इस प्रकार पूछा है कि सावित्री देवी, कृष्णा कुमारी, रमा देवी व्यास आदि महिलाओं का संबंध किस प्रजामंडल से रहा था, तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके मारवाड़ प्रजामंडल से। नेक्स्ट देखिएगा, असुमेलित पहचानिएगा, जैसे करौली प्रजामंडल से त्रिलोक चंद महतो संबंधित थे, और आपके मेवाड़ से आपके बलवंत सिंह मेहता, झालावाड़ से मांगीलाल भव्य, लेकिन बीकानेर से मिट्टालाल व्यास संबंधित नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका 50 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 23, करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो ये संबंधित हुई थी 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो है आपका 24 नंबर, राजस्थान में आजादी के समय कुल कितने नॉन सैल्यूट ठिकाने थे, तो 3 ठिकाने थे ना, तो उन्हें ही बोलते थे नॉन सैल्यूट। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। इनमें जो 3 ठिकाने थे आप भी जानते होंगे, जैसे एक तो नीमराणा था, एक कोसलगढ़ था, एक लावा जो टॉक से संबंधित था, ये 3 ही ठिकाने थे, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपको संघ दे रखे हैं, ये दिनांक दे रखी है। अब मैं सुमेलित सही नहीं है वही चूज करना था, जैसे मत संघ है, मत संघ अगर देखा जाए तो ये 19 मार्च नहीं था, तो कितने मार्च था, तो हम कहेंगे 18 मार्च 1948 था। एक तो ये गलत हो गया। एक संयुक्त राजस्थान की बात की जाती है ना, आप देखना डेट, जैसे पहले था मत संघ, दूसरा था पूर्वी राजस्थान जिसे राजस्थान संघ कहते थे, तीसरा था आपका संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान की तीसरे चरण की बात की जाती है तो वो 18 अप्रैल से शुरू होता है, यानी 1948, यानी 48 तो सही है, लेकिन ये 25 मार्च है ना, ये गलत है, 18 मार्च होगी, तो ये भी गलत, ये भी गलत। बाकी बृहद राजस्थान की बात की जाती है तो ये बृहद राजस्थान आता है चौथे चरण में, तो ये 30 मार्च 1949 सही है। और इसके बाद संयुक्त बृहद राजस्थान है, ये दोनों कमांड किए जाते हैं, तो इसकी डेट आती है 15 मई 1949, तो ये भी सही है। यानी 3 और 4 सही थे, और जो गलत हो जाएगा 1 और 2, इसके दोनों ही आंसर होंगे। ठीक है, एक बार देख लेना आप कन्फर्म करके। ठीक है, बृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था, तो उसमें नाम आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सम्मिलित कीजिएगा, जैसे जब एकीकरण हो रहा था तो 1956 में कौन किसे क्या मिला था उस आधार पे, तो देखिए जैसे जोधपुर को क्या मिला, अगर जोधपुर की बात की जाती तो इसे मिला था आपका हाई कोर्ट, ठीक है सही है। फिर भरतपुर को मिला था कृषि विभाग, बीकानेर को मिला था शिक्षा विभाग, उदयपुर को मिला था खनिज विभाग। तो देखना पहले का पहला, तो ये 3 ऑप्शन में दे रखा, भरतपुर को 4, यानी ये वाला सही हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, फिर तीसरा बीकानेर है वो 2 से मिल रहा है शिक्षा विभाग से, और बाकी जो लास्ट उदयपुर था वो मिल रहा है खनिज विभाग से, सही है, यही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, गमेती, नीमा, खेमा, जुएता आदि नेताओं का संबंध किस आंदोलन से रहा था, तो ये संबंधित रहा था भील आंदोलन, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मीणा विद्रोह का सामना करने हेतु 1855 में सैनिक छावनी की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो ये देवली में की गई थी, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जयपुर राज्य का पहला मुकदमा जिसमें किसानों के हत्यारों को सजा हुई थी, तो वो कौन सा था, वो जयसिंहपुरा हत्याकांड था, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहा है गाना रहीजियो रे मरदाओ नामक जोशीला गीत किसने गाया था, तो ये संबंधित है आपके नानक भील से, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में सही नहीं है, जैसे ये आंदोलन शुरू होने के समय मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह थे, बिजोरिया के जो भी जागीरदार थे राव पृथ्वी सिंह ने चवरी का लगाया था, इसने नहीं लगाया था, इससे पहले कृष्ण सिंह था उसने लगाया था, तो इस वजह से ये गलत है। बाकी 1913 ईस्वी में साधु सीताराम के नेतृत्व में किसानों ने जागीर क्षेत्र में हल चलाने मना कर दिया। बाकी लास्ट कथन था साधु सीताराम दास ने बिजोलिया मित्र मंडल की स्थापना की थी, ये सही है, ये भी सही था, और 1 नंबर सही था, गलत हो जाएगा आपका 2 नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, जनवरी 1947 में बिहार विरोधी आंदोलन में नरेश स्वामी शहीद हुए थे, तो नरेश स्वामी का संबंध कहाँ से था, इनका संबंध था भागलपुर से, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, अगर अब ऑप्शनों को देखें तो ये पुष्कर अजमेर में हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, इन घटनाओं को काल क्रमानुसार, यानी जैसे पहली घटना फिर उसके बाद इस प्रकार, पहले हुई थी आपकी जाट प्रजापति महायज्ञ, फिर उसके बाद हुई थी आपकी कटराथल महिला सम्मेलन, फिर उसके बाद हो जाएगी हनुमानपुरा गांव कांड, फिर आपकी खूड़ी कांड, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। राव रेडमल रो रूपक
वह गुण जुधायण नामक रचनाकार कौन रहे हैं? तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके गार्नर पसायत। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 निम्न में से किस ग्रंथ बाबर के पुत्र कामरान व बीकानेर नरेश राव जयसिंह के मध्य युद्ध का वर्णन मिलता है? तो वो मिलता है बीटी सूजा ग्रंथ जयसिंह रो चंद्र। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 38 नंबर है कि निम्न में से प्रहलाद चरित्र नामक आख्यान काव्य के रचनाकार कौन रहे? तो वो रहे केसु जी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि बुद्ध सिंह कृत नेत्रंग नामक रीति ग्रंथ कितने खंडों में विभक्त है? तो वो 14 खंडों में विभक्त है। नेक्स्ट देखिएगा पृथ्वी सिंह राठौर की रचना वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में? तो ये डिंगल भाषा में। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर होगा आपका 41। अब देखो ये 40 क्वेश्चन थे ना, वो आपकी राजस्थान जीके से संबंधित थे, जैसे आपकी ज्योग्राफी। हालांकि एक चीज बता दो, ये जो टेस्ट लिए जा रहे हैं ना, तो इनमें जो टॉपिक फिक्स किए जा रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग, हालांकि आपको वहां पे देखने को मिलेगा जैसे कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उनसे संबंधित। फिर आपके राजस्थान के सामान्य ज्ञान के मिलेंगे जैसे प्रतीक चिन्ह वगैरह, और उसी में इंक्लूड होगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान। अब देखिएगा यहाँ से आगे जो आपकी शैक्षिक प्रदर्श है, जैसे आरटी उसमें इंक्लूड है, चाहे वो केंद्र का हो 2009 वाला और राजस्थान का 2011 वाला, उनसे संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। जो टॉपिक दे रखे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग होते हैं, ये तो आपको भी मालूम होगा। तो देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन, आरटी नियमावली 2011 के किस भाग में पाठ्यचर्या एवं प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होने का उपबंध दे रखा है? तो ये आपके 7 नंबर का भाग है ना, उसमें दे रखा है। आरटी नियमावली 2011 के तहत राज्य सलाहकार परिषद के पदेन सदस्य में सम्मिलित नहीं होगा। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो वो निदेशक स्कूल शिक्षा परिषद सम्मिलित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, आरटी नियमावली 2011 के नियम 21 के तहत प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखने के लिए एक विद्यालय में शिक्षकों की स्वीकृत संख्या किसके द्वारा अधिसूचित की जाती है? तो वो की जाती है आपके राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब आपको दे रखे हैं, एक तरफ तो दे रखा है और विशेषता है, फिर दूसरी तरफ बताइए किस नियम से संबंधित है। आप एक कूट को देखिए ध्यान से, जैसे बालकों और माता पिता की शिकायत करने वाले हैं, ये आपके नियम नंबर कह सकते हैं 25 से संबंधित है, इससे मिलान हो जाएगा। बाकी है राज्य यानी राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग कृत्यों का निर्वहन करेगा, कौन करेगा? वो संबंधित हो जाएगा आपका नियम नंबर 26, ठीक है। और राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग के समझ परिवारों को प्रस्तुत करने की रीति, ये आपका संबंधित हो जाएगा और नियम नंबर 27 से। बाकी राज्य सलाहकार परिषद का गठन है, ये आपके संबंधित हो जाएगा 28 से संबंधित। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा जो है आपका 45 नंबर कि आरटी नियमावली 2011 के नियम 11 के तहत प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा वर्ष में फिर द ब्लैंक सीधे विद्यालय को दी जाएगी, तो कितनी बार दी जाएगी? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, उनके आधार पर चले तो ये 2 बार। नेक्स्ट देखिएगा कि आरटी नियमावली 2011 के किस नियम के तहत प्रवेश के लिए विस्तारित काल अवधि का उपबंध किया गया है? और नियम नंबर अगर आप देखें तो वो 13 में कहा गया है ऐसा। नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के नियम 24 के तहत अध्यापकों के शिकायत निवारण के लिए गठित जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति का अध्यक्ष कौन होगा? वो होगा आपका मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 48 है, इसमें इस प्रकार पूछा है कि राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के अंतर्गत अध्यापकों के शिकायत निवारण हेतु गठित समितियों के निर्णय अध्यापकों को कौन संसूचित करेगा? तो ये करेंगे आपके जो सदस्य सचिव होंगे वो। आरटी यानी राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के किस नियम में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा एक चाइल्ड हेल्पलाइन की स्थापना संबंधी प्रावधान किया गया है? तो वो किया गया है नियम नंबर 27 में। यदि किसी निजी विद्यालय में कुल 41 प्रवेश किए जाने तथा उसमें रोस्टर के अनुसार आरटी निःशुल्क प्रवेश भी लिए गए हैं, तो उस कक्षा में सामान्य प्रवेश के विद्यार्थियों की संख्या होगी, तो ये संबंधित हो जाएंगे 30। नेक्स्ट देखिएगा, निजी विद्यालयों में आरटी निःशुल्क प्रवेश के भौतिक सत्यापन के लिए गठित दल द्वारा अधिकतम कितने विद्यालयों का भौतिक सत्यापन किया जाता है? तो वो कम से कम 3, अधिकतम है, कम से कम नहीं, अधिकतम 3 क्या? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा
52 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि जो निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए एक अभिभावक द्वारा अपने बालकों का अधिकतम कितने विद्यालयों में आवेदन किया जा सकता है, तो वो किया जा सकता है 5 में। ये कह रहा है आरटी नियमावली 2009 की धारा 12 फर्स्ट के तहत राजस्थान में निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश कह सकते हैं प्रवेश सत्र दिए जा रहे हैं, तो ये दिए जा रहे हैं आपके 12-13। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिएगा। अगर आप सभी को पढ़ के देखेंगे कथनों को तो इसमें ये वाला गलत हो जाएगा कि निःशुल्क प्रवेशित बालक की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित यूनिकॉस्ट या फिर विद्यालय द्वारा बालक से ली जाने वाली फीस जो भी अधिक हो का किया जाएगा। तो इस प्रकार ये स्टेटमेंट यहाँ से गलत हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है, बाकी सभी सही थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा कि निजी विद्यालय के आरटी निःशुल्क प्रवेश के भौतिक सत्यापन हेतु विशेष सत्यापन दल का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये संबंधित किया जाता है जिला शिक्षा अधिकारी के थ्रू। नेक्स्ट देखिएगा कि निजी विद्यालय में प्रवेश के लिए एंट्री लेवल कक्षा PPP3+ तथा कक्षा 1 के प्रवेश हेतु निर्धारित आयु कितनी है, तो ये है 3 से 4 वर्ष या 6 से 7 वर्ष, ठीक है। यानी जो PPP3 की बात करेंगे तो ये उम्र रहेगी, अगर आप कक्षा 1 में प्रवेश करेंगे तो उसके लिए ये उम्र रहेगी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा एक रहेगा निजी विद्यालय में आरटी प्रवेश की प्रक्रिया कुछ चरण दे रखे, तो आप है इनके टाइम फ्रेम सही क्रम बताइएगा कौन सा होगा। देखिएगा पहले तो विद्यालय द्वारा प्रोफाइल अपडेट करते हैं, फिर वरीयता क्रम का निर्धारण करते हैं, फिर उसके बाद है अभिभावक द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग की जाती है, फिर अभिभावक द्वारा दस्तावेज में संशोधन भी किए जाते हैं। तो इस प्रकार हम ये कहेंगे ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा राजस्थान में निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश में वरीयता क्रम निर्धारण किन बालकों समूह को अन्य पर वरीयता दी जाती है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपके जैसे अनाथ बालक एवं निःशक्त बालक, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा ये कह रहा है राजस्थान में निजी विद्यालय निःशुल्क प्रवेश में विद्यालय द्वारा की गई रिजेक्शन रिक्वेस्ट की जांच किसके द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है बीईओ के द्वारा। इसमें सी लगा हुआ है यानी CBEO, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। अब यहाँ से आगे कुछ क्वेश्चन आपके देखिएगा कि 15 जुलाई को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विद्याधर नगर जयपुर से फिल इन द ब्लैंक्स के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर बायो फर्टिलाइट मिलेट न्यूट्रीवार का पायलट प्रारंभ किया है, तो ये किस उम्र के बच्चों के लिए किया है, तो वो थे 3 से 6 वर्ष के आयु बच्चों के लिए। नेक्स्ट देखिएगा ये कह रहा है 61 नंबर क्वेश्चन के हील इन राजस्थान नीति 2025 के क्रियान्वयन हेतु गठित कार्यकारी समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, तो ये की मुख्य सचिव के थ्रू। नेक्स्ट देखिएगा 14 जुलाई को राज्य में अच्छे ऊर्जा क्षमता बढ़ाने हेतु 2000 करोड़ रुपए के निवेश से 500 मेगावाट क्षमता का सौर प्लांट लगाने हेतु RVUNL तथा इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने एक ज्वाइंट वेंचर स्थापित करने हेतु MOU हस्ताक्षर किया गया है। तो इसमें RVUNL व इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की क्रम से हिस्सेदारी कितनी है, तो हम ये कहेंगे अगर इनकी हिस्सेदारी की बात की जाए तो 26:74 है, ठीक है। यानी RVNL की 26% मान सकते हैं और इंद्रप्रस्थ की 74, तो इस प्रकार की है। नेक्स्ट देखिएगा कि सरस लाड़ो मायरो योजना के संबंध में कथनों पर विचार कीजिएगा, इनमें से सत्य और चूज कीजिएगा। जैसे इस योजना का संचालन राजस्थान के कोऑपरेट डेयरी फेडरेशन जैसे RCDF द्वारा किया जा रहा है, ये बात सही है। इस योजना के तहत रजिस्टर्ड पशुपालक को पुत्री के विवाह के लिए 51,000 रुपये दिए जाएंगे, ये वाला कथन गलत है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट देखिएगा विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह के दौरान परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राज्य के किस जिले को प्रथम पुरस्कार दिया जाना या प्रदान किया गया था, ऐसे पूछा है, तो ये बांसवाड़ा से ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65 नंबर क्वेश्चन है ये है केरल में आयोजित नेशनल मास्टर क्लासिक एंड इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में राजस्थान किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था, ये अनीता राठी ने होंगे। 66 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, ये टीचिंग मेथड से क्वेश्चन है, तो आप चाहे साइंस बैकग्राउंड से रहे या मैथ से या लेवल फर्स्ट से, कॉमन क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछने की कोशिश की है। देखिएगा जैसे 66 नंबर क्वेश्चन पूछा है, सही कथन बताइएगा। जैसे पहला कथन परीक्षा मूल्यांकन का एक हिस्सा होती है, तो ये स्टेटमेंट सही है, बाकी ये सभी गलत दे रखे थे, ठीक है। जैसे मूल्यांकन परीक्षा का हिस्सा होता है, ये गलत है। बाकी परीक्षा मूल्यांकन में कोई संबंध नहीं होता, जबकि संबंध होता है तो ये भी गलत। मूल्यांकन के मुकाबले में परीक्षा ज्यादा विस्तृत होती है, ये गलत है। मूल्यांकन ज्यादा विस्तृत होता है, तो हम ये कहेंगे कि एक सही है, बाकी सभी गलत है। नेक्स्ट है उपाख्यान अभिलेखों में क्या दर्ज नहीं किया जाता,
पहली बात तो ये कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड बोलते हैं, तो इनमें देखो एक तो मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान की जाती है और बच्चे की जो इंटरेस्ट होते हैं और संबंध आदि की पहचान करना। तो ये दोनों तो सही है, हमें पूछा था गलत, तो ये दोनों गलत है, ये भी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षाएं सतत और व्यापक मूल्यांकन का आधार होती हैं? अच्छा, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और सही कोड बताइएगा। चाहे तो वो लिखित परीक्षा हो, ये सीसी है, आप भी जानते होंगे, तो लिखित परीक्षा हो, चाहे मौखिक हो, चाहे प्रायोगिक हो या व्यवहारिक, सभी को इंक्लूड कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि एक हिंदी फिल्म में हूं ना में शाहरुख खान ने एक विद्यार्थी की गतिविधि को अवलोकित करने हेतु महाविद्यालय में प्रवेश किया था। उनके द्वारा किस प्रकार के अवलोकन को प्रयुक्त किया गया था? जैसे नियंत्रित अवलोकन, सहभागी अवलोकन या असहभागी अवलोकन। ये क्वेश्चन शायद सेकंड ग्रेड में पूछा है, तो ये 3 नंबर ऑप्शन है ना कि पार्टिसिपेट ये बोल सकते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या सहभागी अवलोकन। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, शायद सेकंड ग्रेड में ही पूछा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा कि ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता क्या है? मोस्टली तो यही पहचान होती है कि वर्ष के अंत में की जाते हैं, यही पहचान मोस्टली हो जाती है। तो देखना कि इसका उपयोग नैदानिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं है। यानी यह सफलता या प्रवीणता के स्तर को मापता है जो निर्देशात्मक इकाई के अंत तक पहुंच गया हो, तो ये हो सकता है। बाकी देख लेते हैं, छात्रों को उनके अधिगम की जिम्मेदारी लेने की अनुमति देता है, ऐसा भी नहीं। ये निरंतर मूल्यांकन करता है, निरंतर थोड़ी करता है, ये तो वर्ष के अंत में होता है। हालांकि इससे कोई लॉजिक संबंध नहीं था, लेकिन ये सही है। 21 है, फिल इन द ब्लैंक्स का संबंध परीक्षा की निरंतरता या फिर पुनरुत्पादकता या फिर परीक्षार्थी के प्रदर्शन से है, तो ये आपकी विश्वसनीयता से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाए। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना इस 2-3 शब्दों को, जैसे आपको कंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंसी बोले या आपको रिप्रोडक्टिबिलिटी बोले या परफॉर्मेंस, ये तीनों शब्द आ जाए मोस्टली है, ये किसको रेफर करते हैं? तो विश्वसनीयता को, ऐसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, परीक्षण निर्माण किस चरण के बाद है? समंकन विधि तय की जाती है। समंकन विधि का मतलब यहाँ पे स्कोरिंग मेथड से संबंधित है, तो ये संबंधित होती है आपकी प्रश्न पत्र के निर्माण से संबंधित है। यही पूछा ना कि परीक्षण निर्माण के किस चरण के बाद है समंकन विधि का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न पत्र निर्माण के बाद में। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अगर आप सभी ऑप्शनों को देखें, हम ये कहेंगे सहपाठी आकलन विद्यार्थी के संज्ञान में कौशल विकसित करने की सहायता करता है, ये वाला गलत है, बाकी सभी सही थे। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किसने सर्वप्रथम ग्रेडिंग मूल्यांकन की सिफारिश की थी? ग्रेडिंग की तो ये की थी आपकी मोदाली रायोग ने। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यह अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न पत्र निर्माण में ब्लूप्रिंट के लिए आवश्यकता तो नहीं है। अगर आप देखें, ब्लूप्रिंट का आवश्यकता तो नहीं है, तो ये हो जाएगा उत्तर तालिका, यानी कह सकते हैं आंसर टेबल। नेक्स्ट देखिए, भावात्मक पक्ष मापन हेतु उपयुक्त मापनी कौन सी होगी? जब भी भावात्मक की बात होती है तो हम उसके लिए उपयोग करते हैं एटीट्यूड मापनी, जैसे बोलते हैं, और अभिवृत्ति मापनी। नेक्स्ट देखिएगा, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है? तो ये आपकी गुड्स का स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। मूल्यांकन की विशेषताओं के संदर्भ में कथन दे रखे हैं, तो इनमें से सही कोड का आप पहचान कीजिएगा। जैसे हम सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे इसका मूल्यांकन इसका एक सतत प्रोसेस होती है, सही है। इसका शिक्षण के उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध होता है। इसमें व्यवहार केवल ज्ञान तो पक्ष को सम्मिलित किया जाता है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। हमें क्या पूछा था? सही। तो इसके 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 9 देखिएगा, ये कह रहा है कि क्या कह रहा है? ये कह रहा है निम्न में से विभिन्न परीक्षणों, मापन व अन्य गैर मापन उपकरणों से सूचनाओं का निरंतर संकलन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आकलन। तो इसका ऑप्शन नंबर फिर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से प्रभावीकृत मूल्यांकन की तकनीक कौन सी है? तो इनमें से देखिए तो वो हो जाएगा आपका अभिरुचि परीक्षण, यानी इंटरेस्ट टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है निबंधात्मक परीक्षाओं के संदर्भ में असत्य कथन बताइएगा। अगर आप है सभी ऑप्शनों को देखा, जैसे आलोचनात्मक चिंतन पर बल देता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बाकी है ये उच्च मानसिक क्षमता का मापन करता है, ये भी सही। इसका निर्माण
कार्य कठिन होता है, इसका नहीं होता, वो वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का होता है। तो यही गलत दे रखा है। बाकी इसमें मौलिकता, रचनात्मकता तथा विचारों की अभिव्यक्ति का परीक्षण संभव है। तो इस प्रकार 3 गलत है, बाकी सभी सही थे। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी मूल्यांकन की प्रक्रियाओं को 3 चरणों में विभक्त कर एक त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया था? तो उनका नाम बताइएगा क्या था? वो BS ब्लूम थे। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। रूबिक्स यानी रूब्रिक्स निर्माण के चरण में सम्मिलित नहीं होता है। ये शायद पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आपको चरण बताना है, इसमें सम्मिलित नहीं होता है वो। जैसे आप सभी ऑप्शनों को देखा जाए, प्रदर्शन, मापदंडों की पहचान करना, प्रदर्शन के विवरण का बनाना, प्रदर्शन का विश्लेषण करना या मापदंडों का मूल्यांकन करना। अगर आप देखें सभी को, तो हम ये कहेंगे कि जो प्रदर्शन का विश्लेषण करना है ना, ये संबंधित नहीं होगा, बाकी सभी संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, 84 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा है कि मूल्यांकन के एक प्रकार की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिएगा। तो लास्ट में ये कह रहा है कि यह किस प्रकार के मूल्यांकन की विशेषता दे रखी है। जैसे ये 2 स्टेटमेंट हैं। जैसे एक विद्यार्थी की उपलब्धि की तुलना कक्षा के अन्य विद्यार्थियों से की जाती है। यह अन्वेषण के उपरांत किए गए परीक्षणों का प्रतिनिधित्व करता है। जब तुलना की बात होती है ना, तो ये कहीं ना कहीं आपके जो रेफरेंस असेसमेंट होती है ना, यानी मानक, मानक का मतलब वही है, एक तरह से नॉर्म्स हो जाते हैं। और रेफरेंस और असेसमेंट इसे कहते हैं। यानी जब हम विद्यार्थियों की उपलब्धि की तुलना है कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ करते हैं, तो इसमें नाम आता है मानक संदर्भित मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा, जो 85 है कि निम्न में से कौन सी एक उत्तम परीक्षण की कसौटी नहीं है? अगर आप देखें, जैसे वैधता सही है, विविधता विश्वसनीय, लेकिन मितव्ययता व्यवता है ना, ये संबंधित नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उपलब्धि परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है। अगर आप सभी ऑप्शन को ध्यान से देखें, तो इसमें से जैसे सहसंबंध विधि है ना, ये नहीं होगी। ये अच्छा क्वेश्चन है, शायद RPSC सेकंड ग्रेड में पूछा। इनके इंग्लिश शब्द याद रखना, क्योंकि ये रीट चाहे लेवल फर्स्ट हो या सेकंड हो, किसी में पूछे जाते हैं, कॉपी कर देते हैं एग्जामिनर भी। लेकिन अधीनस्थ बोर्ड ऐसा नहीं करता। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता था, जो अजमेर वाला लेता था पहले। ये कह रहा है जैसे कि रीटेस्ट मेथड, इसे हिंदी में क्या कह रहा था, ये पुनः परीक्षण विधि। दूसरी थी स्प्लिट हाफ मेथड, जैसे अर्धविच्छेद विधि। और एक थी सहसंबंध विधि, को रिलेशन मेथड। एक थी पैरेलल टाइप मेथड, जैसे समांतर प्रारूप विधि। ठीक है, तो ध्यान रखना, उपलब्धि परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है, तो वो ये नहीं है। बाकी 3 थी, पुनः परीक्षण विधि, अर्धविच्छेद विधि और समांतर प्रारूप विधि। सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना होता है। सतत का मतलब होता है कि बच्चे ने क्या सीखा, बच्चों ने क्या सीखा, बच्चे ने कितना सीखा, बच्चे ने क्यों नहीं सीखा, बच्चे कैसे सीखते हैं। ओवरऑल अगर आप सभी कथनों को देखें, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा, बच्चे कैसे सीखते हैं। नेक्स्ट है बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की फिल इन द ब्लैंक्स की योग्यता का आकलन करते हैं। जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, वो किसका मापन करते हैं? तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं आपके, एक तो रिकॉल होता है, एक रिकॉग्नाइजेशन होता है। इनमें देखिएगा, इनमें हालांकि आपको मालूम है कि जैसे प्रत्यय स्मरण क्या होता है या प्रत्यय विज्ञान क्या होता है, तो उनके आधार पर भी जा सकते हैं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, तो वो रिकॉल में आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पे 4 नंबर हो जाएगा, जिसे प्रत्यय स्मरण कहते हैं। वो एक होते हैं रिकॉग्नाइजेशन वाले, वो प्रत्यय विज्ञान में आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो प्रत्यय स्मरण से संबंधित होते हैं। सिंपल सा लॉजिक ये है। सीखना फिल इन द ब्लैंक्स, आकलन और अन्वेषण के बीच फिल इन द ब्लैंक्स के दृढ़ीकरण को द्वारा सीखने को प्रभावित करता है किस संबंध में? तो हम ये कहेंगे सीखने के लिए आकलन। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। और फिर कह रहा है आकलन और अन्वेषण के बीच संबंधों को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षा में सुधार के लिए विभिन्न आयोगों की सिफारिश में आंतरिक जांचों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की गई। क्योंकि आंतरिक जांच क्या होती है? ओवरऑल ऑप्शनों को देखें तो हम ये कहेंगे सभी बच्चों का मूल्यांकन में कब सम्मिलित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्योंकि अंतिम चरण में ही जो अजमेर मेरवाड़ा के टोडगढ़ को भी सम्मिलित किया गया था, तो वो 1956। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। जैसे पहला कथन है कि 1846 में बांसवाड़ा के भीलों ने विद्रोह किया। सेकंड कथन ये है कि बांसवाड़ा राज्य ने अपने वकील कोटारी केसरी की सहायता से 1850 ईस्वी के अंत तक इस विद्रोह को कुचल दिया था। तो ये दोनों ही कथन सही है, तो हम ये कहेंगे कोट नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है
इसमें पूछा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, वो हो जाएगी मारवाड़। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, गोविंद गिरी के नेतृत्व वाले भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 17 नवंबर 1913 को। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे, तो वो कोल्यारी गांव के निवासी थे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन कीजिए। जैसे पहला है कि एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने मात्र कुंडिया से की थी। सेकंड कथन ये है कि एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य भीलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना था। ओवरऑल देखें तो हम ये कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 तो सही है, लेकिन सेकंड वाला सही नहीं है। तो ऑप्शन अगर हम देखें कूट के आधार पर तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत संघ में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के अंतिम शासक कौन थे, तो वो धौलपुर के उदयवान सिंह थे। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मीणा को अपराधी जाति घोषित करने वाला जयराम पेशा अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया था 1924 में। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1945 में मीणा सुधार समिति का सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था या आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था आपका सही माधवपुर सीकर में। ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं तो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी आपके सागवाड़ा। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, इसमें पूछा गया है आपसे कि राजस्थान में कृषक असंतोष का कारण क्या था, तो इनमें जैसे ये 4 दे रखे हैं, तो बताइएगा कूट के आधार पर इनमें से कौन कौन से कारण रहे थे। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सभी कारण थे, जैसे कि अत्यधिक ऊंची लगान दरें और डेट बेगार में बढ़ोतरी, लाटा कुंता पद्धति यानी लाटा कुंता पद्धति और सामंती अत्याचार, ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो वो बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कांग्रेस की किस अधिवेशन में लोकमान्य तिलक ने बिजौलिया आंदोलन संबंधी प्रस्ताव रखा था, तो वो रखा था आपका अमृतसर अधिवेशन में। सही है ना, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14वां है कि 1921 की चांदखेरी की घटना किस आंदोलन से संबंधित है, तो ये बेगू किसान आंदोलन से संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो जोधपुर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि राजस्थान के मेव किसान आंदोलन से संबंधित नेता कौन से रहे हैं, तो ये सभी संबंधित हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि किस पुलिस सुप्रीडेंट के आदेश से नानक भील को डाबी में 1923 में आयोजित किसान सभा में गोली मारी गई थी, तो ये थे आपके इकराम हुसैन। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, गंगनहर क्षेत्र में किसान आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था, इसका प्रमुख कारण था अभियाना कर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित व्यक्ति उनसे संबंधित जो संगठन है उनका मिलान कीजिए। जैसे ठाकुर देशराज है, इनका संबंध हो जाएगा आपके ये हो जाएगा किसान जमींदार सभा। इनके कूट भी दे रखे होंगे, 1 सेकंड ये कूट दे रखे, तभी आसानी होगी इनसे। ठीक है, तो हमने मिला दिया पहले का दूसरा, और मंगल सिंह कछावा मारवाड़ किसान सभा से संबंधित हो जाएंगे। बाकी है गोकुल धाकड़, ये संबंधित हो जाएंगे पूर्वी मेवाड़ परिषद से, और दरबारा सिंह हो जाएंगे जमींदार एसोसिएशन से। तो हमने मिलाया था 2 1 2 1 4 3 4 3 लास्ट में 4 3 एक बार क्रॉस चेक करने दो, 4 3 सही है, यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु किस प्रजामंडल से संबंधित थे, ये धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। ये कह रहा है ख्याम याद हत्याकांड 1940 का संबंध किस किसान आंदोलन से रहा था, तो ये रहा था आपके मारवाड़ किसान आंदोलन से। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। फ्रेंच कमीशन की सिफारिश पर विचार हेतु किसान जुलाई 1923 में कहां पर इकट्ठे हुए थे, ये हुए थे गोविंदपुरा में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। गोविंद गिरी ने 1910 में पालपट्टा में समझौता किया। पालपट्टा का संबंध किससे है, ये आपके ईडर से संबंधित थे। नेक्स्ट देखिएगा जो 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला ऑप्शन है उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है कि मौलिक व राजनीतिक अधिकार को प्राप्त करना। लास्ट में था ब्रिटिश राज का अंत करना। तो इसमें से 1 और 2 तो सही है,
तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ये वाला गलत है। नेक्स्ट देखिएगा, इन कथनों पर विचार कीजिएगा और सत्य गुण बताइएगा। जैसे 1931 में कर्पूर चंद पाटिल ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। 5 अप्रैल 1931 को जयपुर में मोतीलाल दिवस मनाया गया था। अगर आप देखें तो हम ये कहेंगे ये दोनों ही कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य में हुआ था, तो वो आपके हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल। 1 और 3 ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बूंदी राज्य लोक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वो थे आपके हरिमोहन माथुर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, सावित्री देवी, कृष्णा कुमारी, रमा देवी, व्यास आदि महिलाओं का संबंध किस प्रजामंडल से रहा था, तो इन सभी का संबंध है वो मारवाड़ मारवाड़ प्रजामंडल से संबंध रहा था, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। असुमेलित बताना इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, तो देखिएगा करौली प्रजामंडल से त्रिलोक चंद महतो संबंधित थे, मेवाड़ से बलवंत सिंह मेहता, झालावाड़ से मांगीलाल भव्य और बीकानेर से मिट्ठालाल व्यास। यही गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत ही पूछा था। तो इसमें जो आपका बीकानेर प्रजामंडल है उससे मिट्ठालाल संबंधित नहीं थे। करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो करौली की बात की जाती है तो ये हुई थी स्थापना इसकी 1938 में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। राजस्थान में आज़ादी के समय कुल कितनी नॉन सैल्यूट ठिकाने थे, तो ठिकाने 3 ही हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। लक्ष्मण सिंह ने अनेक रियासतों को मिलाकर बागड़ संघ बनाने का प्रयास किया, इनमें से कौन सी रियासत उन रियासतों में शामिल नहीं थी लक्ष्मण सिंह ने, यानी बागड़ संघ बनाने की। तो देखिएगा देखो अगर आप ध्यान से देखें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ कहीं ना कहीं ये एक ही दक्षिण राजस्थान के एरिया से संबंधित, तो ये तो तीनों संबंधित थे। जो कूटा है ये हाड़ौती में अलग हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से सही सुमेलित नहीं है। अच्छा देखिएगा एक्चुअल में क्या है, आप भी जानते हो मत संघ 18 मार्च 1948 को कह सकते हैं इसकी स्थापना हुई थी, या एकीकरण पश्च चरण हुआ था, वो हुआ। सेकंड पे आता है पूर्वी राजधानी, वो 25 मार्च 1948 को हुआ था, तो इसमें दे नहीं रखा है वो। फिर तीसरे पे आता है संयुक्त, फिर वो आता है 18 ही डेट होती है लेकिन वो मार्च होती है 1948, तो हम ये कहेंगे ये कि ये भी गलत है, क्योंकि ये 25 मार्च को थोड़ी हुआ था। ठीक है, ये 48 तो सही है। फिर बाकी बृहद राजस्थान 30 मार्च 1949, संयुक्त बृहद 15 मई 1949। देख लेना ये दोनों ही कथन सही है, एक हो दो। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारों के कार्यकालों के साथ है सम्मिलित कीजिएगा। जैसे जोधपुर को क्या मिला था, हाईकोर्ट, भरतपुर को क्या मिला था, कृषि विभाग, बीकानेर को शिक्षा विभाग, उदयपुर को खनिज विभाग। तो पहले का पहला, दूसरे का चौथा ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, ये कह रहा है कि गमेती, नीमा, खेमा, जोईता आदि नेताओं का संबंध किस किसान आंदोलन से रहा था, तो इनका संबंध रहा था भील आंदोलन से, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, मीणा विद्रोह का सामना करने हेतु 1855 में सैनिक छावनी की स्थापना की गई थी, तो वो कौन सी थी, वो देवली टोक वाली थी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जयपुर राज्य का पहला मुकदमा जिसमें किसानों के हत्यारों को सजा मिली थी, वो जयसिंहपुर हत्याकांड था, ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक गाड़ा रही जियो रे मर्दाओ नामक जोशीला गीत किसने गाया था, तो ये संबंधित हो जाएगा नानक भील से। नेक्स्ट देखिएगा, बिजौलिया किसान आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। इस आंदोलन की शुरुआत मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह थे, यानी यह आंदोलन शुरू होने के समय सही है, तो ये सही है, मेवाड़ के फतेह सिंह थे। बिजौलिया के जागीरदार राव पृथ्वी सिंह ने चवरी कर लगाया था, और ये वाला गलत है, पहले कृष्ण सिंह ने लगाया था, सेकंड पे आता है आपका पृथ्वी सिंह, तो यही गलत है। बाकी है 1913 में साधु सीताराम ने नेतृत्व में किसानों ने जागीर क्षेत्र में हल चलाने को मना किया था, साधु सीताराम दास ने बिजौलिया मित्र मंडली की स्थापना की, तो ये कहेंगे यही गलत है, बाकी 10 पे सब सही थे। 41 नंबर क्वेश्चन है, बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग का सदस्य कौन नहीं था इनमें से। अगर आप सभी अफसरों को देखें तो देखिएगा, तख्त सिंह मेहता था, रामाकांत मालवी थे, राय सिंह बेदला भी थे, लेकिन अमर सिंह राणावत नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। जनवरी 1947 में बिहार विरोधी आंदोलन में रमेश स्वामी शहीद हुए थे, तो रमेश स्वामी संबंधित थे, किससे थे, ये आपके भरतपुर से। नेक्स्ट है कि वह रूसी क्रांति को प्रत्येक प्रातःकाल याद कर लिया करे,
E.F. भरूचा द्वारा रूसी क्रांति को याद करने की बात है किसे कही गई थी? तो ये कही गई थी आपके अलवर के महाराजा को। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 44 नंबर है, 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये पुष्कर में किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रमानुसार यानी घटनाओं को कालक्रमानुसार सजाइएगा, जैसे पहले कौन सी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, यानी क्रम के हिसाब से। तो अगर आप देखें इसमें जैसे पहले जाट प्रजापति महायज्ञ, फिर उसके बाद है कटरातर महिला सम्मेलन, फिर उसके बाद है हनुमानपुरा का गांव कांड, फिर उसके बाद आएगा खोड़ी कांड। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राव रेडमल रो रूपक व गुण जोधायण के रचनाकार कौन है? अगर आप ऑप्शनों को देखें ये हो जाएगा गार्डन पसायत। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्न में से किस ग्रंथ बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश राव के जयसिंह के मध्य युद्ध का वर्णन मिलता है? ये संबंधित हो जाएगा बीटू सूजा के द्वारा कृत यानी रचना थी जयसिंह छंद में मिलता है वर्णन। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्न में से प्रहलाद चरित नामक आख्यान काव्य के रचनाकार कौन है? तो वो हो जाएंगे आपके इसमें से केशव जी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है बुद्ध सिंह कृत नेत्रंग और नामक रीति ग्रंथ कितने खंडों में विभक्त हुआ है या किया गया था? तो ये 14 खंडों में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पृथ्वीराज राठौर की रचना थी वेली कृष्ण रुक्मणी की भाषा में है, यानी किस भाषा में है? तो ये संबंधित थी आपकी डिंगर भाषा में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आपके आरटी जो राजस्थान का है 11 वाला और एक आरटी 9 वाला और कुछ टॉपिक और है, ये शैक्षिक प्रदर्श के अंडर में आते हैं। तो शैक्षिक प्रदर्श से पूछे गए ये क्वेश्चन है। जैसे आरटी नियमावली 2011 के किस भाग में पाठ्यचर्या एवं प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होने का उपबंध है? तो ये भाग नंबर कह सकते हैं आपके 7 में है। नेक्स्ट देखिएगा कि आरटी नियमावली 2011 के तहत राज्य सलाहकार परिषद के पदेन सदस्य में सम्मिलित नहीं होता है। अगर आप देखें तो वो आपका जो निदेशक स्कूल शिक्षा परिषद है ये सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि आरटी नियमावली 2011 के नियम 21 के तहत प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखने के लिए एक विद्यालय में शिक्षकों की स्वीकृति संख्या किसके द्वारा अधिसूचित की जाती है? तो वो हम ये कहेंगे या तो राज्य सरकार हो या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका फिर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आपको सम्मिलित करना है। ठीक है। और ये दे रखे आपके कोटा। ठीक है। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, जैसे बालकों या उसके माता पिता की शिकायत का निवारण है वो आपके नियम नंबर 25 से है। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कृत्यों का निर्वहन ये आपका संबंधित हो जाएगा नियम नंबर आप कह सकते हैं 26 से। फिर राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग के समक्ष परिवारों को प्रस्तुत करने की रीति ये फिर आपको कूट देखने पड़ेंगे। कूट फिर 1 से मिलान हो जाएगा इसका। ठीक है। 27 नियम से। बाकी है राज्य सलाहकार जो परिषद का गठन है ये फिर नियम नंबर 28 से। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आरटी नियमावली 2011 के नियम 11 के तहत प्रति बालक व्यय की जो प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा वर्ष में फिल इन द ब्लैंक सीधे विद्यालय को दी जाएगी। तो ये 2 बार दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 है, आरटी नियमावली 2011 के नियम 20 के अनुसार शिक्षक द्वारा रखा जाने वाला कौन सा रिकॉर्ड धारा 30 सेकंड के तहत प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर दिए जाने वाले प्रमाण पत्र का आधार होगा? अगर आप सभी ऑप्शनों को देखें तो उसे बोलते हैं छात्र संचयी अभिलेख। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि आरटी नियमावली 2011 के किस नियम के तहत प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि का उपबंध है? तो ये संबंधित हो जाएगा नियम नंबर 13 से। राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के नियम 18 के तहत सरकार व खास श्रेणी के विद्यालयों के शिक्षकों के पास न्यूनतम योग्यता नहीं होने पर राज्य उन्हें कितने वर्ष के भीतर प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने का उपबंध है? तो ये संबंधित होगा आपका 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, आरटी नियमावली 2011 के नियम 24 के तहत अध्यापकों की शिकायत निवारण हेतु गठित जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति का अध्यक्ष कौन होगा? ये संबंधित होगा आपका मुख्य कार्यकारी अधिकारी या जिला परिषद। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, राजस्थान आरटी नियमावली 2011 में आयु के सबूत के दस्तावेज के रूप में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो आधार कार्ड नहीं होगा, बाकी अस्पताल रजिस्टर हो जाएगा, आंगनबाड़ी अभिलेख हो जाएगा, माता पिता द्वारा आयु की घोषणा।
ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके अलावा 61 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के किस नियम के तहत RSCERT को शैक्षणिक प्राधिकारी घोषित किया गया था? तो ये संबंधित हो जाएगा नियम नंबर 22। नेक्स्ट देखिएगा कि 62 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के अंतर्गत अध्यापकों की शिकायत निवारण हेतु गठित समितियों के निर्णय अध्यापकों को कौन संसूचित करेगा? तो ये करेंगे आपके जो सदस्य सचिव होंगे वो। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि आरटी नियमावली 2011 के किस नियम में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक चाइल्ड हेल्पलाइन की स्थापना का प्रावधान करेगा? तो ये संबंधित होगा आपके नियम नंबर 27 से। नेक्स्ट है कि राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के प्रावधानानुसार गठित राज्य सलाहकार परिषद में महिला सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो ये होगी आपकी संबंधित 1/3। सही है ना, 1/3 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 65 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी निजी विद्यालय में कुल 41 प्रवेश किए जाने तथा उनमें रोस्टर के अनुसार आरटी निःशुल्क प्रवेश भी लिए गए तो उस कक्षा में सामान्य प्रवेश के विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? तो वो 30 होगी। नेक्स्ट देखिएगा कि निजी विद्यालयों के आरटी निःशुल्क प्रवेश के भौतिक सत्यापन के लिए गठित दल द्वारा अधिकतम कितने विद्यालयों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा? तो वो किया जाता है 3 विद्यालयों का। ऑप्शन नंबर 3 सही, सॉरी 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 67 नंबर क्वेश्चन है ये कि निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश के लिए एक अभिभावक द्वारा अपने बालक का अधिकतम कितने विद्यालयों में आवेदन किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है 5 विद्यालयों में। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है आरटी नियमावली 2009 की धारा 12 फर्स्ट के तहत राजस्थान में निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए प्रवेश सत्र दिए जा रहे हैं। तो ये कब से दिए जा रहे हैं ऐसे? तो ये 12/13 से दिए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है जिसमें पूछा है कि राजस्थान में निजी विद्यालय में निःशुल्क बालकों के प्रवेश के लिए दुर्बल वर्ग के बालकों के अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम कितनी होनी चाहिए? ये आय होनी चाहिए 2.5 लाख रुपए के लगभग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, 2.5 लाख होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा कि निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइएगा। ये आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। इनमें से ये वाला है ना कि निःशुल्क प्रवेश बालक की फीस का पुनर्वर्णन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित यूनिट कॉस्ट या विद्यालय द्वारा बालक से ली जाने वाली फीस जो भी अधिक हो का किया जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हुआ है, तो हम ये कहेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है, बाकी सभी सही थे कथन। 71 नंबर क्वेश्चन है कि जो भी निजी विद्यालयों के आरटी निःशुल्क प्रवेश के भौतिक सत्यापन हेतु विशेष सत्यापन दल का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये संबंधित किया जाता है जिला शिक्षा अधिकारी के थ्रू। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है कि जो भी निजी विद्यालय में प्रवेश के लिए एंट्री लेवल कक्षा PPP3+ तथा कह सकते हैं कक्षा 1 के लिए प्रवेश हेतु निर्धारित आयु कितनी है? अगर हम एंट्री लेवल कक्षा की बात करें जैसे PPP3+ की, तो इसमें 3 से 4 वर्ष के बच्चे लिए जाते हैं, और जो कक्षा 1 की बात की जाती है तो वो 6 से 7 वर्ष का बच्चा हो। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश में सीट्स का आवंटन कितने चरणों में किया जाता है? तो वो 3 चरणों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निजी विद्यालयों में आरटी प्रवेश की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं, तो आप इन चरणों को टाइम फ्रेम में सही कीजिएगा, यानी जो पहला स्टेप है उसके बाद ये क्रम ऐसे सजाना है। अगर आप देखें तो देखो, पहला विद्यालय द्वारा प्रोफाइल अपडेट करना, फिर उसके बाद है वरीयता क्रम का निर्धारण करना, फिर अभिभावक द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना, फिर अभिभावक द्वारा दस्तावेजों संशोधन। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये कह रहा आरटी अधिनियम की धारा 12 फर्स्ट ग के अनुसार निजी विद्यालयों में एंट्री लेवल की कक्षा कितनी प्रतिशत सीट पर निःशुल्क प्रवेश दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं 25%। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 76 नंबर देखिए, राजस्थान में निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश में वरीयता का क्रम निर्धारण में किन बालकों के समूह को अन्य पर वरीयता दी जाती है? तो अगर ऑप्शनों के आधार पर चले तो वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी जो अनाथ बालक एवं निःशक्त बालक हो। क्वेश्चन नंबर 77, राजस्थान में निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश में विद्यालय द्वारा दी गई रिजेक्शन रिक्वेस्ट की जांच किसके थ्रू की जाती है, किसके द्वारा? तो ये संबंधित होगी आपके जो बीईओ होता है, यानी CEBO बोल सकते हैं इसे, CBEO, या डायरेक्टली बीईओ बोले तो भी चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके करंट से संबंधित हो जाएंगे। देखिएगा, ये कह रहा है कि आपका 15 जुलाई को उप मुख्यमंत्री यानी आपकी दिया कुमारी ने विद्याधर नगर जयपुर से फिल इन द ब्लैंक्स के बच्चों के आंगनबाड़ी केंद्रों पर बायोफोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्रीवान का पायलट वितरण प्रारंभ किया था। तो ये किन आयु वर्ग के बच्चों के लिए था?
तो ये हो जाएगा आपका 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि हील इन राजस्थान नीति 2025 के क्रियान्वयन हेतु गठित कार्यकारी समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी आपके मुख्य सचिव के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा कि 14 जुलाई को राज्य में अच्छे ऊर्जा क्षमता बढ़ाने हेतु 2000 करोड़ रुपए के निवेश से 500 मेगावाट क्षमता का सौर प्लांट हेतु RVUNL तथा इंद्रप्रस्थ के गैस लिमिटेड एक ज्वाइंट वेंचर स्थापित करने हेतु MOU पर हस्ताक्षर किया गया। तो इसमें RUUNL और आपके इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की साझेदारी कितनी है? अगर RVUNL की बात की जाती है तो इसका 26% और जो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है इसका 74%। यानी कह सकते हैं 26 भाग होगा आपका RUUNL का, 74 भाग होगा वो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की हिस्सेदारी होगी। या आप ऐसे कह सकते हैं 26% एक तरफ RUVNL का और 74% इंद्रप्रस्थ का। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 81 नंबर क्वेश्चन है, सरस लाड़ो मायरा योजना के संबंध में कथन पर विचार कीजिएगा और इनमें से सत्य कूट बताइएगा। जैसे पहला है इस योजना का संचालन राजस्थान कॉर्पोरेट डेयरी फेडरेशन RCDF द्वारा किया जाएगा, ये बात सही है। सेकंड है इस योजना के तहत रजिस्टर्ड पशुपालकों को पुत्री के विवाह के लिए 51,000 रुपए दिए जा रहे हैं। तो पहला ही कथन है सही, तो यही सही है, बाकी सेकंड गलत था। क्वेश्चन नंबर 82 है, विश्व जनसंख्या दिवस अवसर पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह के दौरान है परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं तो राज्य के किस जिले को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये संबंधित जिला हो जाएगा बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 83 नंबर है, ये कह रहा है कि 3 जुलाई 2025 को फिल इन द ब्लैंक्स ने राजस्थान पुलिस के फिल इन द ब्लैंक्स पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में पद बार ग्रहण किया है। तो ये कौन है? तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके राजीव कुमार शर्मा जो 38वें नंबर के हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि 8 जुलाई को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राजस्थान के किस जिला मुख्यालय पर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया था? तो ये संबंधित हो जाएगा धौलपुर। 88 ये पूछ रहा है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 की फिल इन द ब्लैंक्स को संशोधित कर फिल इन द ब्लैंक्स संख्या तक श्रमिकों के नियोजन करने वाले संस्थानों को उक्त अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत पंजीयन से छूट प्रदान की है। तो ये उपरोक्त रिक्त स्थानों को सही क्रम में सजाइएगा। अगर आप देखें ध्यान से तो ये हो जाएगा धारा तो 4 हो जाएगी इसमें। अगर इन्हें संशोधित किया गया तो वो 0 से 10, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि 10 जुलाई से 12 जुलाई 2025 तक बेंगलुरु में आयोजित 7वीं इंडियन ओपेरा पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए F42 यानी F42 भाला फेंक स्पर्धा में पदक जीतने वाला राजस्थान खिलाड़ी कौन था इसमें? तो वो संबंधित हो जाएगा महेंद्र गुर्जर। ऑप्शन नंबर 50 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केरल में आयोजित नेशनल मास्टर्स क्लासिक एंड इक्विट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? तो ये संबंधित हो जाएगा अनीता राठी ने। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो यहाँ से 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे। तो आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक माने जाते हैं, आधुनिक की बात की जाती है तो उसमें नाम आता है एलन ट्यूरिंग का। नेक्स्ट देखिएगा VLSI का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? तो ये किया गया था 4th श्रेणी वाली सीढ़ी में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए एरावा सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता कितनी है? तो वो होती है 13,170 और टेराफ्लॉप्स। ठीक है। को एक्सेल केवल के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिएगा और जो सत्य कूट है वो बताइएगा। ये कह रहा है कि आप जैसे नेट को एक्सेस केबल का एक प्रकार है जिसका मुख्यतः प्रयोग नेट वर्किंग में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। इस केबल से संचरण के दौरान डाटा चुराना संभव नहीं है, ये वाला कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है और सेकंड गलत था। क्वेश्चन नंबर आपका 95 है, फिल इन द ब्लैंक्स ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से कमजोर संकेतों को परिवर्तित किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं पुनरावर्तक। अब इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? रिपीटर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, भारत में निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो वो संबंधित हो जाएगा सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 97 है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? वो हुआ था अमेरिका में। नेक्स्ट देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आपका 30 दिसंबर को। इनमें कंप्यूटर की विशेषता कौन सी है वो बतानी है, जैसे कि एक्यूरेसी होती है, वर्सेटिलिटी होती है और आपकी
रियलेबिलिटी, यानी इसे इंग्लिश में अगर देखें तो हम बोलते हैं रियबिलिटी, तो ये हो गई। फिर उसके बाद डेलीगेंसी, तो ये भी हो जाएगी। तो इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वाईफाई का पूर्ण नाम क्या है? इसे बोलते हैं वायरलेस फिडेलिटी, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि इंटरनेट के अंतर्गत बाह्य आक्रमण को रोकने हेतु तथा आंतरिक एवं बाह्य ट्रैफिक की मॉनिटरिंग हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके फायरवॉल का, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है टोपोलॉजी, जिसमें कंप्यूटर या कंप्यूटर्स को एक केंद्रीय कंप्यूटर से जोड़ा जाता है तथा एक कंप्यूटर के खराब होने पर भी संपूर्ण नेटवर्क बाधित नहीं होता है, तो ये किस प्रकार की टोपोलॉजी है? इसे हम बोलेंगे तारा टोपोलॉजी, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, या स्टार टोपोलॉजी भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जो 103 नंबर है, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था आपके कह सकते हैं हरमन होल्डेरेथ ने, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का प्रथम शैक्षिक उपग्रह कौन सा है? तो ये संबंधित हो जाएगा एजुसेट। नेक्स्ट देखिएगा, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी में शामिल है, तो वो हो जाएगा चाहे सूचना हो, प्रौद्योगिकी हो या संचार, ये सभी इंक्लूड होंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है कि निम्न में से सत्य कथन बताइएगा कि ये कह रहा है वह संख्या जिसका महत्तम समावर्तक यानी SCF 1 हो और सहभाज्य संख्या कहलाती है, तो ये बात सही है। कोई भी 2 संख्या ले लीजिएगा, जिसका जैसे 2 और 3 ले ली, तो हम कहेंगे ये सहभाज्य, ठीक है, और इनका LCM लेंगे, वो सॉरी SCF लेंगे तो इसका 1 आएगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। बाकी कोई भी 2 क्रमांक संख्या सदैव सहभाज्य होती है, तो ये भी बात सही है। 1 से 100 तक गिनती में कुल 8 अभाज्य युग्म होते हैं। अच्छा, अब ये चीजें है ना आपको लिख के देखनी होंगी, लेकिन ये ऑप्शन सही है, तो हम ये कहेंगे ये तीनों ही बातें सही हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। ये कह रहा है संख्या दे रखी है 360 के विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगी? अगर आप इसके अभाज्य गुणन करेंगे ना, तो 2 का भाग है 3 बार जाएगा इसमें, ठीक है, 3 का भाग है 2 बार जाएगा, फिर लास्ट में क्या होगा 2 का चला जाएगा, 3 का, फिर इसके बाद कितना डाटा बचेगा, फिर 5 का भी और चला जाएगा। तो हम इस प्रकार ये कह सकते हैं कि अभाज्य भाजकों की संख्या पूछी है, तो इसमें 2 का भी जा रहा, 3 का, 5 का, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से इसे घटाइएगा और इसे जोड़िएगा, तो 2.54 आएगा, तो इस पर बार लगाए तो ये भी आ जाएगा, तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जैसे सिंपल तौर पर घटाते ना वैसे घटा लेना, जैसे सिंपल तौर पर जोड़ते हैं वैसे जोड़ लेना। 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड रुकिएगा, मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने घटा पहले दिया, जबकि आप बोर्ड मास के नियम के अनुसार जानते होंगे पहले ये जोड़ेंगे फिर तब ये घटेगा, ठीक है। तो इसका फिर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। आप करके देख लेना, आसानी है, लेकिन ये बताने में मुझसे गलती होगी कि मैंने घटा पहले दिया, जबकि बोर्ड मास के अनुसार पहले संख्या जुड़ेंगी फिर उसके बाद घटेगी। नेक्स्ट देखिएगा, 4 कह सकते 15 का 5/8 इंटू 6 + 15 - 10 का सरलीकृत मान क्या होगा? इसका 6 आएगा, क्योंकि आप जानते हो का जैसे हम बोर्ड मास का नियम पढ़ते हैं तो उसमें पहले ब्रैकेट फिर ऊ का मतलब ऑफ होता है, मतलब का गुणा ही होता है इसका मतलब, तो पहले आपको इससे का गुणा करना पड़ेगा, फिर इसका इससे, तो जब आप इसे काटा पीटी कर लेना अपने आप से, देखो ये 5 से घट जाएगी 3 बार और ये 4 से घट जाएगी 2 बार, तो फिर नीचे बचा क्या 3 और 2 जिनका गुणा करेंगे तो 6, और ये 6 है ना, ये दोनों से इससे कट जाएगी, फिर बचा क्या इधर 1 + 15 और -10, तो अगर आप 16 में से 10 घटाएंगे तो 6 बचेगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगर है 6 में से 1 घटाएं तो बचेगा। देखो आप एक चीज तो जानते हो कि बोर्ड मास के अनुसार जो पहले ब्रैकेट होते हैं उन्हें सॉल्व किया जाता है, फिर उसके बाद में अन्य चीजें सॉल्व करनी होंगी। तो देखिए 6 में से 1 जाएगी 5 और 7 में से 5 जाएगी तो 2 और 2 6 में सॉरी 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 और 6 को आप 9 में से घटाएंगे तो 3 बचेगी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जो 111 है कि निम्नलिखित में से कौन परियोजना विधि की आवश्यक विशेषता नहीं है? अगर आप देखें तो हम ये कहेंगे शिक्षक केंद्रित अधिगम की आवश्यकता नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है कि सामाजिक अध्ययन समाज का अध्ययन है और इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को उस दुनिया को समझने में मदद करना है जिसमें उन्हें रहना है। ये डेफिनेशन किसकी है? तो ये आपकी फॉरेस्टर से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक परियोजना विधि का चरण नहीं है? अगर आप देखें जैसे कि इनमें से जो रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन है ना,
ये क्या कह रहा है, कौन सा एक परियोजना विधि का चरण नहीं है, इसकी इंग्लिश और देख लीजिएगा एक बार। तो ये परिकल्पनाओं का निर्माण करना है ना, ये नहीं होगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग देखिए, एक्चुअली रिकॉर्डिंग देखने में ऐसा लग रहा है कि ये रिकॉर्डिंग अलग चीज होती है, रिकॉर्ड होंगे यहाँ पे, ये हो सकता है यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो परिकल्पना का निर्माण आपकी प्रोजेक्ट विधि के चरण में नहीं आती है, बाकी ये रिकॉर्डिंग की जगह पे रिकॉर्ड होगा, जो होता है ना लास्ट स्टेप लेकर जो का रखना, वो रिकॉर्ड ही होता है। तो ऐसा मिस प्रिंटिंग हो गया तो यहाँ पर रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अगर ये कहें कि आप तो शुद्ध बताइएगा इसका आंसर, तो फिर 2 और आपका 4 दोनों ही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड होना चाहिए लेखा जोखा। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक अध्ययन की विशेषताओं का सही मेल नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो देखिए, ये कह रहा है सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करना। सेकंड है, ये विभिन्न विषयों का एकीकृत उपागम न होकर योग मात्र होता है, तो यही गलत है। बाकी ये व्यक्ति को समाज के प्रति उसके दायित्वों का बोध करवाता है। और लास्ट है, ये मानवीय संबंधों का अध्ययन है। तो 2 नंबर गलत था, बाकी सभी सही थे। निम्नलिखित में से प्रोजेक्ट विधि का अवगुण है, तो यानी इसमें से एक तरह से नेगेटिव है, वही है चूज करना है, यानी वो संबंधित नहीं है प्रोजेक्ट मेथड से। अगर आप देखें तो ये अत्यधिक समय लगने वाली विधि है, ये कह रहा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा अवगुण। अगर इसी इंग्लिश देखें तो क्या दे रखा है, डीमेरिट का मतलब होता है सीमा है, कमी क्या है, तो अवगुण का मतलब कमी हो जाएगी। तो ये इसकी कमी के अत्यधिक समय लगने वाली विधि होगी। बाकी ये जीवन की वास्तविक परिस्थिति से जुड़ी होती है, या अधिगम के नियम पर आधारित होती है, नागरिकता के प्रशिक्षण प्रदान करती है। तो ये तीनों संबंधित है जो पॉजिटिव है, और जो आपकी एक तरह से नेगेटिव कहिएगा या उसकी सीमा कहिएगा, वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखिएगा कि एनसीएफ 2005 सुझाव देती है, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 या एनसीएफ बोलिएगा, वो एक ही बात होती है। अगर आप देखें, ये सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र शब्द की बजाय राजनीतिक विज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में पूछा गया है आपसे कि निम्न में से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण नहीं है। अगर आप देखें तो जैसे कि कछुआ खरगोश से आगे निकल गया, सब के ऊपर एक सरदार होता है और उसके नीचे कई जमादार होते हैं, या जमादार काम करते हैं। बाकी ये अंग्रेज लोग व्यापार करने के लिए आए थे, न कि देश जीतने के लिए। तीसरा है, उसके निकट भूत और भविष्य दोनों वर्तमान से हैं। हमें पूछा संबंध सूचक अव्यय नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो इनमें से कौन सा हो सकता है, ये ऑप्शन नंबर 3 को देखना कि अंग्रेज लोग व्यापार करने के लिए आए थे, न कि देश जीतने के लिए। तो इसमें संबंध सूचक कोई भी अव्यय नहीं दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। वो अच्छा क्वेश्चन था जी। नेक्स्ट देखिएगा कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगर आप ऑप्शनों को ध्यान से देखें, जैसे भाव आपकी भाववाचक हो जाएगी, दौड़ भी हो जाएगी, और आपकी मिठास, लेकिन सवाल नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 50 का जो है 119, इसमें पूछा गया है कि वहां कौन खड़ा है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है। देखो, निजी से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, ना संबंध बता रहा है, इन दोनों में से होगा। एक चीज ध्यान रखें, अगर यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता तब हम फिर अनिश्चयवाचक में जा सकते थे, वहां कौन खड़ा है पता नहीं कौन है, लेकिन ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 121 है कि राजेश ने माली से दूब कटवाई। जब किसी के थ्रू दूसरे से कार्य करवाया जाता है तो मोस्टली ये होता है कि वो प्रेरणात्मक क्रिया हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका फिर 2 सही हो जाएगा। और भी देख लेते हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं जैसे बहुत इज्जतबाजी, यही है ना कि बहुत इज्जतबाजी करने के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा। तो ये कह रहा है बहुत इज्जतबाजी करने के लिए, जैसे बालू से तेल निकालना, इससे संबंधित बात की बात में, और बाकी है बाल की खाल उतारना और बात तक न पहुंचना, बहुत इज्जतबाजी करना, तो इसका मतलब होगा बाल की खाल निकालना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो इसमें शिक्षा दिखाई दे रही है, यानी अच्छी शिक्षा होती है, तो निश्चित तौर से ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। इसमें बहुवचन शब्द नहीं है। प्राण बहुवचन होता है, नेत्र भी अपने आप में बहुवचन होते हैं। इसके अलावा जैसे तीव्र है, ये भी आपका बहुवचन होगा, लेकिन जो दूध है अनकाउंटेबल में आता है, तो निश्चित तौर से एक वचन के अंडर में रखा जाएगा, ये बहुवचन नहीं होता है। दूध सिंपल सा लॉजिक, ये तरल पदार्थ में आता है, ऐसे कह सकते हैं। बाकी है 125 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है कि लड़का बस से सामान उतार रहा है, रेखांकित पद में कारक कौन सा होगा।
बस से उतार रहा है, यानी वो सामान को अलग कर रहा है, तो इसमें फिर अपादान होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। मेरे बैठने से पहले सूरज उग चुका था, तो वाक्य में काल होगा। और जब था तीते आते हैं तो जानते हैं पास्ट टेंस होता है, लेकिन इसमें पास्ट टेंस के 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मेरे उठने से पहले सूरज उग चुका था, और चुका था चुके थे, इसे हम रखेंगे पूर्ण भूतकाल में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण क्या होता है? उसके लिए आवश्यक गुण होता है, वो होता है उच्चारण की शुद्धता। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, मौन वाचन का प्रकार होगा। अगर आप सभी ऑप्शन को ध्यान से देखें तो वो द्रुत वाचन हो जाएगा। श्रुत लेख किस कौशल का अधिक विकास होता है? यानी श्रुत लेख से किस कौशल का, यानी सुनकर लिखने से किस कौशल का अधिक विकास होगा? तो ये संबंधित होगा श्रवण लेखन का। नेक्स्ट देखिएगा, भाषा अभिव्यक्ति भाषा कौशलों में अभिव्यक्ति कौशल कौन से हैं? तो ये संबंधित हो जाएंगे अभिव्यक्ति कौशल में, एक तो बोलना आएगा, एक लिखना। इनमें से कौन सी परिविचित अध्ययन पागम का सोपान नहीं है? तो अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखें, जैसे अध्ययन का कार्य का आवंटन करना, अध्ययन हेतु निर्देश देना, विद्यार्थी द्वारा स्वाध्याय एवं शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन देना, या कलात्मक योजना बनाना। परिविचित अध्ययन उपागम में आपकी कलात्मक प्रायोजना, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। संरचनात्मक उपागम का अन्य क्या नाम होता है? इसे हम कहते हैं वाक्य गठन उपागम। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि किस शिक्षण उपागम में कीथ एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो वो रहा है आपकी सूक्ष्म शिक्षण, जिसे आप माइक्रो टीचिंग बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, लिखना सिखाने से पूर्व बालक को चित्रशैली सिखाने, ये रीट में पूछा हुआ था। महात्मा गांधी से संपर्क है इनका, यानी स्टेटमेंट का। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन सा होगा? वो सामूहिक वाचन होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से कहानी शिक्षण का उद्देश्य क्या है? अगर कहानी की बात की जाएगी तो उसमें कल्पना, तर्क शक्ति का विकास और साथ ही साथ बोध का। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। किस विधि प्रणाली में शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की सही व्याख्या करता है? तो ये संबंधित हो जाएगा आपकी व्यास प्रणाली या आपकी व्यास विधि में। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नांकित विधियों में से व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि नहीं है। देखो व्याकरण शिक्षण की, देखो आगमन निगमन तो होती है, ठीक है। भाषा संसर्ग विधि में भी व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है, तो बाकी अनुकरणात्मक विधि नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने वाली विधि कौन सी होगी? वो आपकी उद्बोधन विधि। आगमन विधि का सिद्धांत है, नियम से उदाहरण ये निगमन का है, सामान्य से विशिष्ट ये भी निगमन का है, ज्ञात से अज्ञात ये आपका संबंधित हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात ये संबंधित हो जाएगा आगमन से। बाकी प्रमाण से प्रत्यक्ष है, ये आपके निगमन से संबंधित है। ओवरऑल कहे सही है ना, कि ज्ञात से हम जाते हैं अज्ञात की ओर, कहीं ना कहीं मुझे ये ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं आगमन विधि में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ से आगे जो आपके इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें बताइएगा, जैसे यूरोपियन लिखा हुआ है तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? अगर देखें सभी ऑप्शनों को ध्यान से, तो इसमें ए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ही एडॉप्टेड फिल इन द ब्लैंक चाइल्ड हु हैड बीन अबैंडन्ड या अबैंडन्ड नियर द टेम्पल। तो इसमें द चाइल्ड हु हैड बीन द अबैंडन्ड नियर द टेम्पल, तो इसमें फिर द आर्टिकल आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सी इज द स्टडिंग टू बिकम अ फिल इन द ब्लैंक्स इंजीनियर। तो इंजीनियर से पहले आप भी जानते होंगे, इसमें एन आर्टिकल आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि ही गोज टू फिल इन द ब्लैंक्स वेयर टू 10 PM एवरी नाइट। तो वो इसमें कोई भी कह सकते हैं आर्टिकल नहीं आएगा। 145 है कि एट दिस टाइम टुमारो आई फिल इन द ब्लैंक्स ओवर द पैसिफिक ओशियन। तो हम ये कहेंगे कि इसमें विल बी फ्लाइंग, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इट्स टाइम यू फिल इन द ब्लैंक्स मोर सीरियसली अबाउट योर फ्यूचर। अगर ऑप्शनों के आधार पर चलाएं तो हम ये कहेंगे, इट्स टाइम यू थॉट मोर सीरियसली अबाउट योर फ्यूचर। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ही फिल इन द ब्लैंक्स अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गोज फॉर ए जॉग। अगर ऑप्शनों के आधार पर चले गेट्स अप हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विच सेंटेंस डज नॉट करेक्टली यूज ए डिम ए डजन। ये डजन बोल सकते हैं इसे। इसमें ये होगा कि यूनिक मास्टरपीस लाइक दिस आर ए डिम ए डजन।
तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ना कहेगा द इडियम, जैसे टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट मीन्स क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा कि डाउट और नॉट फुली बिलीव समथिंग यू हियर।